ओके हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। यहाँ पे हम आज टेस्ट सॉल्व करेंगे। विज़न का है टेस्ट नंबर 5 और ये वाला जो है वीडियो का पार्ट 2 होगा। ये है पार्ट 2। यहाँ पे इससे पहले वीडियो का पार्ट 1 बन चुका है और जितने भी लोग नए होंगे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर कर लें। और साथ ही में मेरी टेलीग्राम आईडी है, मैं टेलीग्राम आईडी नोट कर देता हूँ। आप लोग @dream CSE के नाम से सर्च करेंगे तो आपको मेरी टेलीग्राम आईडी मिल जाएगी। यहाँ पर आपको डेली का करंट अफेयर, जो लोग न्यूज़पेपर नहीं पढ़ पाते हैं उनके लिए, और साथ में यहाँ आपको अनदर यूपीएससी से रिलेटेड अपडेट्स आपको मिलते रहेंगे और आपके लिए जो एग्ज़ाम निकालने में सहायक होगा ऐसा कंटेंट आपको यहाँ पर मिलेगा। लेकिन यहाँ पर अन्य टेलीग्राम चैनल्स की तरह भीड़ नहीं होगी कंटेंट की। यहाँ पर ये नहीं है कि दिन रात कंटेंट कॉपी पेस्ट किया जा रहा है, सिर्फ लिमिटेड कंटेंट यहाँ भेजा जा रहा है। तो जितने भी लोग नए होंगे टेलीग्राम ज्वाइन कर लें और चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। वीडियो का पार्ट 2 है, शुरू करते हैं। पहले पार्ट में 50 क्वेश्चन सॉल्व हो चुके हैं, अभी ये पार्ट 2 है तो नेक्स्ट 50 क्वेश्चन यहाँ पे होंगे, यानी कि 51 से लेकर 100 तक के क्वेश्चन सॉल्व होंगे। और वीडियो को आप लोग टेस्ट देंगे तो वीडियो को आप पॉज करिए और क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने की कोशिश करिए। साथ में एक नोटबुक लेके बैठिए, वहाँ पर आप लिख दीजिए कि ये क्वेश्चन का मैंने ये आंसर दिया है। बाद में मैं एक्सप्लेनेशन इसी में बताता रहता हूँ साथ ही में, तो वहाँ पे आप अपना मैच करिए कि आपका आंसर सही हुआ है या गलत हुआ है। जिनको भी इस टेस्ट की PDF चाहिए वो टेलीग्राम पर जा सकते हैं। वहाँ पर मेरे टेलीग्राम चैनल में सारे टेस्ट की PDFs पड़ी हुई हैं, बोथ लैंग्वेज में, इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज में है। और अभी इस वीडियो का जब भी आपको अगर टेलीग्राम नहीं मिलता है तो इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन चेक कर लीजिएगा, वहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। ओके, और प्लेलिस्ट ज़रूर चेक कर लेना। पूरा सीरीज जो है 1 से 4 तक के टेस्ट वहाँ पे पड़े हुए हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं हम लोग टेस्ट। और एक इन्फॉर्मेशन है कि अगर किसी को घर बैठे फ़ोटो, ये आपको जैसे प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज, मेंस, यूपीएससी, ये स्टडी मटेरियल जितना भी आपको चाहिए तो आप घर बैठे यहाँ से मंगा सकते हो। और भरोसेमंद शॉप है, यहाँ पे आपको कंटेंट अच्छा मिलेगा। और इनका कॉन्टैक्ट नंबर है ये, इनका टेलीग्राम ग्रुप ये है, यूट्यूब के लिए ये इन्होंने बार कोड दिया हुआ है, यहाँ सॉरी QR कोड दिया हुआ है। इनका एड्रेस है, आप इन पर कॉन्टैक्ट करिए, सीधा संपर्क कर सकते हैं। ऑनलाइन घर पर डिलीवरी भी देते हैं। आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 51। तो क्वेश्चन नंबर 51 है, ये पूछा गया है तोल का PM व्याकरण से संबंधित है। तोल का PM व्याकरण से संबंधित क्वेश्चन है। यहाँ पर तिरुकुरल दर्शन बौद्धिक सिद्धांतों से संबंधित है और शिल्पाधिकारम कोवलन और माधवी के मिलन से जन्मी बेटी के साहसिक जीवन से संबंधित है। तो ठीक है, पहले हम यहाँ पे कुछ बैकग्राउंड बता देते हैं। यहाँ पर देखिए पहले क्या होता है, जैसे कि संगम युग होता है। ठीक है, संगम युग, या इसको ये कब है, ये है आपका 300 ईसा पूर्व से। ठीक है, 300 ईसा पूर्व से शुरू होता है और 300 ईस्वी तक चलता है। ओके, 300 ईसा पूर्व से 300 ईस्वी तक चलता है। तो यहाँ पर तमिल साहित्य की रचना होती है। तमिल साहित्य को ही संगम युग कह दिया जाता है या संगम साहित्य कह दिया जाता है। ठीक है, आपको ये यहाँ पे बैकग्राउंड बता दिया। तो क्वेश्चन पूछा गया यहाँ से, तो 300 ईसा पूर्व से लेकर 300 ईस्वी तक का पूछा गया, संगम युग से क्वेश्चन है। जैसे हम तोल का PM की बात करते हैं तो तोल का PM है क्या? तोल का PM ये है प्रथम तमिल साहित्यिक, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिखता जा रहा हूँ, आप लोग सुन लीजिएगा, साहित्यिक कृति माना जाता है इसे। प्रथम तमिल साहित्यिक कृति किसे माना जाता है? तोल का PM को माना जाता है। और ये किसके द्वारा लिखी गई है? तोल का पियर द्वारा लिखी गई है। तो तोल का पियर के द्वारा इसे लिखा गया है। दूसरा बात करते हैं जैसे कि ये किस पर, ये व्याकरण से संबंधित है प्लस में काव्य से संबंधित है। तो व्याकरण और काव्य से संबंधित है। ठीक है, तो तोल का PM व्याकरण और काव्य से संबंधित है। तो तोल का PM के बारे में बता देता हूँ। तो तोल का PM क्या है, ये जो देखिए पहले इसका जो आधिकारिक पाठ है, वो आधिकारिक पाठ कहाँ मिलता है? ये मिलता है आपका इरईनार अरुप पे, इरईनार अगपारुल के भाष्य में, इनका आधिकारिक पाठ मिलता है। यहाँ पर इनका सर्वप्रथम उल्लेख इन्होंने किया है और इसके 3 पार्टों में ये विभाजित है। कितने? 3 पार्टों में ये विभाजित है। तो कौन कौन से इसके 3 पार्ट होते हैं? एक है एलुट्टा टीकाराम, ठीक है, ऐसे ही है। दूसरा सोल टीकाराम, ये टीकाराम सब में सेम ही आएगा, और पुरुल्ला टीकाराम, है ना। तो ये 3 पार्टों में
विभाजित माना जाता है। ओके, अभी नेक्स्ट स्टेटमेंट की बात करते हैं। जैसे तिरुकुरल जो दर्शन है वो बौद्धिक सिद्धांतों से ही संबंधित था, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। अब हम बात करेंगे तीसरे स्टेटमेंट की। आपको पता होगा शिल्पादिकारम और कोवलन और माधवी के प्रेम की रचना तो है। तो देखिए कोवलन और माधवी, इस रचना में क्या किया गया है कि जो कोवलन है और ये माधवी, माधवी कौन है? माधवी एक कावेरीपट्टम की ये नृत्यिका है, ठीक है, ये क्या है? नर्तक है, सॉरी नृत्यिका है। तो कोवलन को इनसे हो जाता है प्रेम, और तो कोवलन में रहते हैं वहाँ के राजा, तो इनकी एक पत्नी होती है कन्नगी। इनके बारे में, इन तीनों के बारे में इसमें बताया गया। तो कोवलन और माधवी के मिलन और प्रेम की बात बताता है, जबकि इसमें क्या स्टेटमेंट दिया हुआ है? शिल्पादिकारम कोवलम और माधवी के मिलन से जन्मी बेटी के साहसिक जीवन से संबंधित है। तो देखिए जन्मी बेटी से साहसिक जीवन से संबंधित शिल्पादिकारम नहीं है, तो इसलिए स्टेटमेंट ये गलत हो जाता है। अगर आपको शिल्पादिकारम के बारे में पता था तो आप उससे आप इसको एलिमिनेट कर सकते थे और आंसर निकाल सकते थे 1 और 2। आपको अगर 1 और 2 नहीं पता था तो भी, अगर एक स्टेटमेंट के बारे में पता था तो भी आंसर आ सकता था। इसी आधार पर यूपीएससी में भी एलिमिनेट किया जाता है, ठीक है। अब ये बात करते हैं कि ये जन्मी बेटी से साहसिक जीवन, ये क्या है भाई, ये कहाँ से आया? तो ये भी एक आया है, ये आया है एक तमिल साहित्य है, ये भी तमिल साहित्य है, इलियाड, तमिल साहित्य का इलियाड कहलाती है। और सॉरी, जो शिल्पादिकारम है ये तमिल साहित्य का इलियाड कहलाती है, ठीक है। अब ये जो है जन्मी बेटी का क्या है कि वहाँ पे मणि मेखलाई आपने सुना होगा, ये जन्मी बेटी का बता रहा हूँ मैं, मणि मेखलाई, आपने रचना का नाम सुना होगा जो लोग पहले हैं। ये मदुरई के अनाज व्यापारी द्वारा लिखी गई है, तो मदुरई के अनाज व्यापारी द्वारा लिखी गई है। इसमें जन्मी बेटी के साहसी जीवन से संबंधित कोवलन और माधवी की वर्णन किया गया है, ठीक है। तो शिल्पादिकारम में नहीं किया है, तो इसलिए स्टेटमेंट 3 गलत होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 52। आप लोग भी क्वेश्चंस को वीडियो पॉज करके अटेम्प्ट करने की कोशिश किया करो, ठीक है। जैसे अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मध्यकालीन भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। देखिए यहाँ पर कुछ पद पूछे हुए हैं, कुछ अर्थ पूछे हुए हैं। तो क्या है कि मध्यकालीन भारत में कुछ, जैसे आज के ज़माने में जैसे जिला, तहसील और मंडल, इस तरह की क्षेत्रों को विभाजित किया जाता है। ऐसे ही पहले कुछ क्षेत्र विभाजित किए जाते थे, जैसे डीएम हो जाता है, एसडीएम हो जाता है। जैसे एसडीएम तहसील लेवल पे संभाल रहा है, डीएम लेवल जिला लेवल पे संभाल रहा है। तो उसी प्रकार के उस समय के भी कुछ काम होते थे। जैसे एसएचओ भाई कानून का अधिकारी होता था, तो इसी आधार पर जैसे पहले भी इनके कुछ नाम दिए जाते थे। तो मध्यकालीन भारत में ऐसा सबसे ज़्यादा किया गया है, तो ठीक है। इस जैसे नाडु है, नाडु गवंडू को देश ग्राम कुट भी कहा जाता था, देश ग्रामकुट भी इसे कहा जाता था, ठीक है। तो कहीं देश ग्रामकुट मिलता है, नाडु गवंडू मिलता है, तो एक ही मतलब होता है। ये कौन होता था? ये वंशानुगत, इनका पद वंशानुगत होता था, और ये क्या होते थे? राजस्व के अधिकारी होते थे, ठीक है। तो देखिए पहले में कानून प्रवर्तन अधिकारी दिया गया है, जो कि काम कोस्तपाल का होता था। तो ये जो कोस्तपाल का कार्य है ये यहाँ पे है, नाडु गवंडू का यहाँ पे है। और उपरिक्त जो होता था ये प्रांतीय गवर्नर होता था। तो ये स्टेटमेंट यहाँ पे ठीक हो जाता है, प्रांतीय गवर्नर। अब देखिए ये क्या होता है, अब ये कहाँ से पूछे गए नाम है? ये पूछे गए हैं पाल और प्रतिहार वंश से। पाल और प्रतिहार जो थे, इन्होंने इस तरह से कुछ नियुक्तियां की थी। जैसे कि इन्होंने स्टार्ट में किया था प्रांत को क्या कहते थे? प्रांत को भुक्ति भी कहा जाता था। फिर उसके बाद में आ जाता था मंडल, जिसे विषय कह दिया जाता था। अब इसके जो हेड होता था उसको, प्रमुख को विषयपति कह दिया जाता था, ठीक है। अब ये प्रांत को कौन देखता था? तो प्रांत को गवर्नर होता था आपका ये उपरिक, तो प्रांत का गवर्नर होता था उपरिक। उसके बाद होता था मंडल, मंडल का जो प्रमुख होता था वो होता था विषयपति। तो गवर्नर जो था ये भू राजस्व और क्या कहते हैं, जैसे उपरिक था ये क्या करता था? ये भू राजस्व, साथ ही में आपका सेना की सहायता से लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करता था, ठीक है। और ये क्या होता था, यहाँ पे प्रत्यक्ष शासन होता था, ये डायरेक्ट प्रत्यक्ष प्रशासित किया जाता था प्रांत और भुक्ति इस प्रांतीय गवर्नर यानी कि उपरिक के द्वारा। अब जैसे कि अब मैंने और बताया कि यहाँ पे पहला जैसे स्टेटमेंट है कि नाडु गवंडू जैसे मैंने बताया कि ये वंशानुगत राजस्व अधिकारी होते थे। बाद में आने जैसे ये, अब उसके बाद मध्यकालीन भारत में पाल प्रतिहार चले गए। उसके बाद में जैसे कि मराठा आ जाते हैं, तो मराठाओं का जो देशमुख और देश पांडे के नाम से जो पद बनाए गए थे, तो सेम वर्क होता था उनका भी, उन्हें की समान इन्हें माना जाता है आधुनिक, मतलब जैसे मॉडर्न होते गए।
ओके। तो नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 53। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताया करिए, अपना रिव्यू दिया कीजिए। देखिए, साहित्यिक रचना आपने सुना होगा पद्मावत। पद्मावत आपने बहुत फेमस है, मूवी भी बनी है। तो मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा लिखी गई है। तो ये किस में बिल्कुल सही है, मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा अवधी भाषा में लिखी गई थी पहले। मूल रूप से ये कौन सी लिपि में लिखी गई है? नस्तलिक, नास्तलिक बोलते हैं ऐसे, तो नस्तलिक या नास्तलिक, नास्तलिक लिपि के अंदर लिखी गई है, अवधी भाषा में लिखी गई है। ये लिपि सबसे ज़्यादा फेवरेट थी अकबर की। अकबर की सबसे ज़्यादा फेवरेट लिपि थी नस्तलिक। आप एक बार गूगल पे डालिएगा नस्तलिक लिपि कैसी होती है, तो थोड़ा सा इमेज बन जाएगी आपके में, ठीक है। जैसे मुनिस अल अरहा, ये कौन? जहाँ आरा बेगम। तो मुनिस अल अरहा बिल्कुल सही है, ये जहाँ आरा बेगम ने लिखी थी। और ये शेख मोइनुद्दीन चिश्ती जो हैं, जिनके शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की जीवनी के बारे में इन्होंने लिखा था। मुरक्का ए दहली, ये दरगाह कुली खां, बिल्कुल इन्होंने लिखी है। ये नसरुद्दीन चिराग आ दहली, कौन से? चिराग आ दहली की दरगाह के बारे में है। और इसी के समय में कौन शासक थे? उसके समय में, इसी समय जब शासक थे वो थे मोहम्मद शाह। मोहम्मद शाह इस समय शासक थे। तो इसके आंसर बनता है सी, यानी कि सभी स्टेटमेंट सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 54। जैसे गीत कुछ साहित्यिक रचना है, लेखक दिए हुए हैं। गीत गोविंद की रचना किसने की थी? तो गीत गोविंद आपको पता होगा कि जयदेव ने गीत गोविंद की रचना की है। और ये भक्ति आंदोलन में गीत गोविंद ने प्रमुख भूमिका निभाई है, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो याद रखिएगा, गीत गोविंद जयदेव ने है। और ये किस भाषा में लिखी गई है? संस्कृत में ये लिखी गई है। मुद्रा राक्षस क्या? मुद्रा राक्षस में मौर्य और नंदों का वर्णन किया गया है। और मौर्य और नंदों का वर्णन है यहाँ पर आपको। ये नाटक है। मुद्रा राक्षस क्या नाटक है? किसके द्वारा लिखा गया? ये विशाख दत्त के द्वारा लिखा गया है। और बुद्ध चरित किसके द्वारा लिखा गया? आपने एक नाम सुना होगा, भास्कर यहाँ पे नहीं है। बुद्ध चरित जो है लिखा गया था अश्व घोष, का नाम आपने जरूर पढ़ा होगा, जो लोग पहले पढ़ चुके हैं। अश्व घोष ने लिखा है, ठीक है। अभी जो भास्कर हैं, भास्कर इनके बारे में प्रॉपर इन्फॉर्मेशन नहीं है। ये कवि हैं, साहित्यिक कवि हैं, और इन्हें चिकित्सा का ज्ञान है। यहाँ पे इनकी कोई रचनाओं का वर्णन मुझे नहीं मिला है कहीं पर भी, तो इसलिए 1 और 2 इसका सही है। बुद्ध चरित जो है अश्व घोष के द्वारा लिखी गई है। मुद्रा राक्षस में आपका मौर्य और नंदों का वर्णन मिलता है। और नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 55। हाल ही में सुर्खियों में रही न्यू स्टार्ट संधि, न्यू स्टार्ट ट्रीटी संबंधित है। विश्व अभी के न्यू स्टार्ट है। अब आपको नाम लगेगा बड़ा न्यू स्टार्ट है, लेकिन मैं आपको इसका बैकग्राउंड बता देता हूँ। देखिए 2010 में 5 फरवरी 2011 में ये संधि हस्ताक्षरित हुई थी, यानी कि लागू की गई थी। और लागू की गई थी किसके बीच में? यूएसए और आपका रसिया के बीच में, यूएसए और रसिया के बीच में की गई थी, जहाँ पर वो उधर परमाणु हथियारों से संबंध में था। तो कि परमाणु हथियारों को कम करना है और इंटर कॉन्टिनेंटल जो हथियार हैं उन पर रोक लगानी है और इन पर पारदर्शिता यूज़ करनी है। ऐसा नहीं है कोई डायरेक्ट जिसका मन किया उसने हथियार चला दिया, ऐसा नहीं होगा भाई। पारदर्शिता के साथ रहो, एक दूसरे से बातें करके सॉल्यूशन करना है, इस आधार पर थी। तो इसमें आप स्टेटमेंट देखेंगे, स्टेटमेंट 1 में भी ऐसा कुछ वर्णन नहीं है। अर्थव्यवस्थाओं से संबंधित भी नहीं, उभरती अर्थव्यवस्थाओं यहाँ भी नहीं है। विकासशील देशों में नवीकरणीय ऊर्जा से संबंधित नहीं है, बचाइए बी ऑप्शन। तो परमाणु हथियारों की कमी के लिए अमेरिका और रूस के बीच में एक समझौता है। 55 का आंसर हो गया बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 56। ताम्रपाषाण काल की बात कर रहा है। देखिए ताम्रपाषाण काल कब का है, थोड़ा सा मैं आपको इसका बैकग्राउंड बता देता हूँ। नवपाषाण काल जब खत्म हो रहा था और कांस्य युग जब शुरू होता था, मतलब उसके बीच का संक्रमण काल माना जाता है। नवपाषाण से कांस्य युग के बीच का संक्रमण काल इसे माना जाता है। कब से कब तक रहा था ये ताम्रपाषाण काल? जो है लगभग 2000 ईसा पूर्व से लेकर 1500 ईसा पूर्व तक। देखिए शॉर्ट में लिख देता हूँ, थोड़ा सा वीडियो लंबी हो जाती नहीं तो। ईसा पूर्व तक ये रहा है, ठीक है। तो हम देखेंगे जैसे कि अब इसमें कुछ संस्कृतियों के बारे में पूछा हुआ है। मैं आपको एक मैप बना देता हूँ, यहाँ पे एक मैप में मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। देखिए जैसे कि ठीक है, ये मैंने कुछ इंडिया का मतलब ये सॉरी ताम्रपाषाण जैसे काल थोड़ा सा ग्लिच आ गया था। तो मैंने बताया आपको ये 2000 से लेकर 1500 ईसा पूर्व तक था, ठीक है। अब देखिए भारत का कुछ मैप बनाते हैं, ऐसे ऐसे उस टाइम का मैप यही है, ठीक है। तो यहाँ पर कौन सी थी? हड़प्पा सभ्यता थी आपका। उसके बाद यहाँ पर एक छोटी सी पड़ती है गणेश्वर जोधपुरा,
जोधपुरा संस्कृति पड़ती है, उसके ठीक नीचे आ जाती है अहाड़, अरहार भी बोलते हैं, अहाड़ संस्कृति आती है। फिर उसके बाद में यहाँ पे इस तरह से आ जाता है आपका कायथा और मालवा संस्कृति आ जाती है। उसके बाद यहाँ पे आपकी आ जाती है जोरवे संस्कृति। तो आप ऐसे थोड़ा सा मैप बना के याद किया कीजिए कि पहले हड़प्पा आती है, फिर उसके बाद गणेश्वर जोधपुरा संस्कृति बहुत छोटी है, फिर आहार आ जाती है, फिर उसके बाद कायथ मालवा आती है, उसके बाद में आ जाती है नीचे जोरवा संस्कृति आती है। तो मैं इन संस्कृतियों के बारे में आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। देखिए, जैसे कि स्टार्ट में बात करते हैं हम जोरवे संस्कृति की। तो जोरवे जो संस्कृति है, इस संस्कृति में जो बर्तन बनाए जाते थे वो ब्लैक एंड रेड वेयर्स बनाए जाते थे, यानी कि मृद भांड, और इन पर कैसे ज्यामितीय रेखाएं होती थी, है ना, इस तरह से, जैसे कि इन पर ज्यामितीय कुछ रेखाएं बनाई जाती थी। कुछ एग्जांपल दिखाता हूँ, देखिए थोड़ा सा, ये कलर वो नहीं है रेड एंड ब्लैक, बस जिस तरह से इस तरह से रेखाएं बनाई हुई हैं, इस तरह की ज्यामितीय रेखाएं ये बनाते थे। ओके, और इस काल में अब देखिए नवपाषाण काल में आपको पता होगा कृषि तो हम करने लगे थे और पशुपालक भी हो गए थे। उसके बाद में तो जब इसके बाद की संस्कृति है तो ऑब्वियसली कृषि और पशुपालक तो रही होगी। तो जोरवे संस्कृति में यहाँ पे एग्रीकल्चर एंड कैटल के साथ, मतलब कैटल पशुपालन किया जाता था, सॉरी, ठीक है। तो जोरवे संस्कृति, पहला स्टेटमेंट देखेंगे, जोरवे संस्कृति भारत के उत्तर पश्चिम भाग में प्रचलित थी। ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, ठीक है। जोरवे संस्कृति भारत के उत्तर पश्चिम पार्ट में थी। अब मैप में थोड़ा सा बन गया, मैप थोड़ा सा ये ऊपर आता है ना। दूसरा है, अब आहड़ संस्कृति की बात कर लेते हैं, ठीक है। आहड़ संस्कृति में क्या था? आहड़ संस्कृति में भी सेम था। ये कब से कब रही है? ये 2200 ईसा पूर्व से लेकर 1500 ईसा पूर्व तक रही है, ठीक है। 2200 से लेकर 1500 ईसा पूर्व तक ये रही है। इसमें क्या, इसमें उभरे हुए मुद्रांकित और भूरे मृद भांड, देखिए भाई राजस्थान के एरिया में पड़ती है। राजस्थान में रेत कैसा होता है? भूरा होता है। तो यहाँ पर ध्यान रखिए कि भूरे हुए और उभरे मृद भांड यहाँ पर मिलते हैं, मुद्रांकित करते हुए, ठीक है। इसका जो संबंध है वो हड़प्पा सभ्यता से भी माना जाता है। तो आहड़ का हड़प्पा सभ्यता से भी संबंध माना जाता है, ठीक है। यहाँ पर भी कृषि और पशुपालन किया जाता था, ठीक है। अब जैसे कि बात करेंगे, ठीक है, बाकी सब लिखा था। देखिए सॉरी, मैंने पहला स्टेटमेंट सही बताया था। ये उत्तर पश्चिमी भाग, जैसे मैंने मैप बनाया तो यहाँ पे पड़ती है, तो उत्तर पश्चिमी नहीं, ये विंध्य और जो है मध्य और पश्चिमी जो दक्कन का एरिया है वहाँ पर पड़ती है। तो ये कहाँ पर? मध्य और पश्चिमी दक्कन के पार्ट में पड़ती है। ये वाला स्टेटमेंट गलत है। देखिए इस काल में, ताम्रपाषाण काल में लोक लेखन कला से परिचित थे, चित्रात्मक लिपि का प्रयोग करते थे। देखिए यहाँ पर लेखन कला से तो प्रचलित मतलब परिचित थे ही नहीं, चित्रात्मक लिपि का भी प्रयोग नहीं होता था। ये कहाँ पर, ये चित्रात्मक जो लिपि थी ये सिंधु सभ्यता में यूज होता था, यहाँ पे नहीं होता था। तो ये वाला स्टेटमेंट गलत है। हाँ, एक चीज़ जरूर है, यहाँ पर जो है मिट्टी के बर्तन बनाने के लिए चाक का प्रयोग किया जाता था। स्टेटमेंट 3 सही है, तो केवल एक आंसर होगा, स्टेटमेंट 3 सही है। उसके लिए सॉरी, मैं थोड़ा सा पीछे थोड़ा कंफ्यूज हो गया था इस वजह से, है ना। तो ताम्रपाषाण काल का आंसर आएगा ए, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 57। मौर्य काल के बाद घटनाक्रम के संबंध निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। मौर्य काल के बाद की बात करते हैं, ठीक है। तो मौर्य काल में देखिए, शक और कुषाणों ने टोपी वाले हेलमेट, ढाल और जूतों का प्रयोग प्रारंभ में किया। उन्हें सैन्य लाभ प्राप्त हुआ। देखिए जो शक और कुषाण थे, इनके बारे में थोड़ा बता दो। देखिए ना तो इनकी खुद की लिपि थी, ना इनका कुछ भाषा थी, ना इनकी संस्कृति और संगठित धर्म था, ठीक है। तो शक और कुषाणों की कोई भाषा नहीं थी अगर कहीं पूछा जाता है कि, और ना इनकी कोई अपनी लिपि थी, ना इनका कोई संगठित धर्म था। इन्होंने क्या किया, जैसे ये भारत में आए, अलग अलग स्पेस में जगह में गए, वहाँ से इन्होंने जो इन्हें पसंद आया इन्होंने वो अपना लिया। और इन्होंने सबसे ज़्यादा इन्होंने घोड़ और यहाँ पे देखिए शक और कुषाणों ने पहली बार घुड़सवार सेना भी इन्होंने शुरू की थी। और 2nd और 3rd शताब्दी ईस्वी में इन्होंने बौद्ध जो मूर्तियाँ थी उनमें भी इनके तत्व दिखाई देते हैं घुड़सवार सेना के, ठीक है। जैसे ये यहाँ पे बौद्ध की मूर्तियों में दिखाई देते हैं, ठीक है। अभी यहाँ पे हम करेंगे, जैसे कि आगे है, पहला स्टेटमेंट सही हो जाता है। अब दूसरा है, यूनानियों ने सैन्य गवर्नरों को नियुक्त करने की प्रथा प्रारंभ की थी। देखिए यूनानियों ने सैन्य गवर्नरों को नियुक्त करने की प्रथा प्रारंभ की थी। और इनको क्या कहा जाता था उस समय? इन्हें स्ट्रैटागोस
कहा जाता था। ठीक है, तो अभी कहीं स्टेटमेंट आ जाता है कि स्ट्रेटागोस किसे कहा जाता है मौर्य काल के दौरान, तो यहाँ पर सैन्य गवर्नरों को स्ट्रेटागोस कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर हमारा 58 है। क्वेश्चन नंबर 58 में देखेंगे कि संगम साहित्य में उल्लिखित लोगों की श्रेणियों के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। देखिए, संगम साहित्य के टाइम पे जो कि हाँ, कुछ वर्ड्स यूज़ किए थे, जैसे मैंने पिछली बार बताया आपको, जिला और जिला के लिए जैसे भुक्ति वगैरह का वर्ड यूज़ होता था, ऐसे ही कुछ वर्ड यूज़ होते थे, जैसे किसान को कुछ और कहा जाता था। अब देखिए, जैसे शब्दावली में विवरण दिए हुए हैं कि किसको क्या कहा जाता था। देखिए, पहला है उलवर। उलवर जो होते थे, उलवर वर्ड को आप पकड़ के देखिए कि उलवर मतलब कि ऐसा होगा कुछ मतलब खोदने वाला सा लग रहा है, तो ये कौन होगा, हलवाहक होगा ये। ठीक है, हलवाहक होगा। और वेल्लार किसको कहा जाता था, ये बड़े जमींदार को वेल्लार कहा जाता था। अनिमयी जो होते थे दास कहा जाता था। अब देखिए, आपको एक चीज को पूछी जा सकती है, जैसे कि संगम साहित्य में क्या दास प्रथा प्रचलित थी, तो देखिए जब अनिमयी दास को कहा जाता है तो दास प्रथा वहां पर प्रचलित थी। तो उलवर किसे कहा जाता है, हलवाहक को कहा जाता है। वेल्लार किसको कहा जाता है, ये बड़े जमींदार होते थे। और बड़े जमींदार और ग्राम का जो प्रधान होता था वो शक्तिशाली होते थे, वो अपना पद वंशानुगत बना लेते थे, जैसे ग्राम प्रधान का पद वंशानुगत यहाँ पर बन जाता था। और संगम साहित्य का युग कब से कब रहा है, 300 ईसा पूर्व से लेकर 300 ईस्वी तक। यहाँ पर ग्राम जो प्रधान है उसका पद वंशानुगत हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन आया आपका फिट हुआ, तो नागर शैली की उप श्रेणियों के बारे में बताया। देखिए, मंदिर निर्माण की 3 शैलियां होती हैं, नागर, द्रविड़ और बेसर शैली। ठीक है, तो नागर शैली जो है कि ये उत्तर भारत में प्रचलित शैली में से एक है। आप जो लोग उत्तर भारत में रहते होंगे उन्होंने वहाँ के मंदिर देखे होंगे, किस तरह के मंदिर बनते हैं। देखिए, कुछ मंदिर इस तरह के सीधे सपाट से घर के होते हैं, उसके ऊपर एक उल्टा आमलक रखा होता है, बस इसके ऊपर इस तरह का होता है और इस पर सीधा फ्लैग लग जाता है। इस तरह का एक मंदिर बनाया जाता है। यहाँ पर प्रदक्षिणा पथ होता है, यहाँ पर गर्भगृह होता है। और देखिए, जो कुछ मंदिर होते हैं, अभी कुछ मंदिर ऐसे भी होते हैं जिनमें यही चीज़ें सेम होती हैं, लेकिन इस तरह का भी होता है। आपने देखे होंगे कहीं आसपास में अपने मंदिर। हाँ, तो ये इनके बारे में पूछ रहे हैं कि इनकी एक उपशैलियाँ होती हैं। तो उपशैलियाँ कौन सी है, देखिए, फमसाना किसे कहा जाता था। जो फमसाना जो उपशैली है वो ऐसी होती थी जहाँ शिखर की छतें सीधी ढलान पर ऊपर की ओर उठती थी और झुकी हुई कई स्लैबों से बनी हुई होती थी। तो जो फमसाना है उसकी विशेषता यहाँ पर इसमें बी में दी हुई है। और वल्लभी क्या थी, वल्लभी की जो शैली थी, देखिए इसकी जो विशेषता है वो इस तरह की होती थी, है ना, इसके ऊपर आमलक होगा। और उसके बाद जैसे रेखा प्रसाद है, तो रेखा प्रसाद, रेखा देखिए इसमें थोड़ा ऐसे लंबा होता था और उसके ऊपर इस तरह का आमलक रखा होता था, देन फ्लैग लगा होता था। तो रेखा प्रसाद इस तरह का होता था। वल्लभी में क्या होता था, वल्लभी जो शैली है उसका इस तरह से ऊपर थोड़ा सा उल्टा गुंबद सा बना हुआ होता था। ठीक है, अब आप इनकी विशेषता यहाँ पे पढ़ लीजिए। जैसे वल्लभी की विशेषता, तो वल्लभी की यहाँ देखिए, इसका शिखर एक आयताकार संरचना पर जिसका छत एक गुंबदगार कक्ष में उठी होती थी। तो वल्लभी की विशेषता ये हो जाती है। जैसे रेखा प्रसाद है, तो रेखा प्रसाद में क्या होता था, अब देखिए शिखर का आधार तो कम चौड़ा है। देखिए, फमसाना का जो है आधार चौड़ा होगा, इसका चौड़ा नहीं होगा, लेकिन ये थोड़ा सीधा और ऊंचा होगा, जबकि इसकी हाइट कम होगी फमसाना की रेखा प्रसाद के मुकाबले। तो रेखा प्रसाद का शिखर आधार वर्गाकार होता है। ठीक है, और इसकी दीवारें शीर्ष तक एक बिंदु तक अंदर की ओर मुड़ी होती हैं। तो इस तरह से रेखा प्रसाद बनता है। तो इसका 3 का जो है ए मिलेगा। मैं दोबारा कनेक्ट करके दिखा देता हूँ। फमसाना का जो है आपका, वल्लभी का, और ये इस तरह से आपका इसका आंसर होगा। तो देखिए, अभी इसमें देखो कोई भी मैच नहीं हो रहा है, तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा डी। अभी आप देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्थूल बाहु की अध्यक्षता में आयोजित प्रथम जैन परिषद निम्नलिखित में से किस शहर में आयोजित की गई थी। थोड़ा सा बता देता हूँ, जैसे कि आपका 400 ईसा पूर्व में पड़ता है अकाल। कब अकाल पड़ता है, तो उस समय क्या होता है कि जो जैन धर्म वाले लोग थे, ये क्या कि हुए, कुछ लोग तो अकाल के कारण आपके दक्षिण की तरफ में चले गए। ठीक है, दक्षिण की तरफ गए, कुछ लोग उत्तर में ही रह गए। उत्तर में जो रहे, अब देखिए वर्ड देखिए, स्थूल बाहु, स्थूल मतलब फिक्स, तो स्थूल बाहु यहीं पर रह गए, भाई अकाल पड़ रहा है हम तो यहीं कर लेंगे जो कुछ करना है। दक्षिण भारत में कौन चले गए, दक्षिण भारत में वो गए भद्र बाहु, जिनके जो भद्र थे, जैसे भद्र को वर्ड समझिए कि ताकतवर पुरुष होगा, है ना, भद्र बाहु थे। इनके साथ में एक भाई साहब और चले गए थे, वो थे चंद्रगुप्त। चंद्रगुप्त मौर्य भी इनके साथ में चले गए थे। तो दक्षिण में गए थे भद्रबाहु और चंद्रगुप्त। अब देखिए, जो लोग उत्तर में रहे हैं, है ना, और वो कैसे होंगे, अब देखिए ये स्थूल बाहु हैं, यहाँ पे अकाल पड़ रहा है, यहाँ पर कपड़े पहनने के लिए नहीं होंगे, तो ये हुए क्या कहते हैं, आपके जैन धर्म में जो लोग वस्त्र नहीं पहनते हैं,
जो मुनि होते हैं। और जो स्थूल ये भद्रबाहु है ये हुए श्वेतांबर, ठीक है, श्वेतांबर हुए। और ये कहाँ पे गए थे, ये कर्नाटक के श्रवण बेलगोला में ये गए थे, हाँ, भद्रबाहु। अब स्थूल बाहु की बात कर लेते हैं। स्थूल बाहु ने क्या किया, जब वहां पे रह रहे हैं, अकाल पड़ रहा है, तो क्या किया होगा, उनकी जो आचार संहिता थी उसमें उन्होंने चेंजेस किए। उस चेंजेस को करने के लिए उन्हें क्या करना पड़ा, उन्हें एक परिषद का गठन करना पड़ा, ठीक है, जिसमें एक परिषद हुई, जो प्रथम जैन परिषद इन्होंने ही की थी, स्थूल बाहु ने, आचार संहिता में चेंजेस करने के लिए। तो कहाँ पे हुई थी, ये पाटलिपुत्र में हुई थी, ठीक है। इसमें क्या हुआ, इन्होंने 12 अंगों में विभाजित किया, जो 12 अंगों में इन्होंने इनके रचनाओं को विभाजित किया था इन्होंने, ठीक है। तो ऑप्शन होता है बी, पाटलिपुत्र। अब जैसे वल्लभी की बात कर रहे हैं, तो सेकंड जो हुई थी यहाँ पर वल्लभी में हुई थी। इस समय किसका राजवंश था, मैत्रक राजवंश यहाँ पे था। इसकी अध्यक्षता कितने की थी, इसकी अध्यक्षता की थी देवर्षि क्षमाश्रमण ने, क्षमाश्रमण ने इनकी अध्यक्षता की थी। और इसमें क्या किया था, इसमें जो पवित्र ग्रंथ थे उनको एकत्रित किया गया था, तो वल्लभी में ही हुआ। श्रवण बेलगोला मैंने आपको बता दिया है, वहां पर भद्रबाहु जी गए हुए थे, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 61। देखिए, अपने शासक की ओर से किए गए उसके सैन्य अभियानों को अमीर खुसरो द्वारा दर्ज किया गया था। 1309 से लेकर 1311 ईस्वी के बीच में उसने दक्षिण भारत में कई सैन्य अभियानों का नेतृत्व किया। दक्षिण भारत में ये अभियान पहले वारंगल के विरुद्ध, फिर द्वार समुद्र के विरुद्ध किए गए थे। अब देखिए, पहले मैं आपको बता देता हूँ, जैसे द्वार समुद्र क्या था, ये आधुनिक कर्नाटक का नाम है, ठीक है, आधुनिक कर्नाटक का नाम है द्वार समुद्र। अब वारंगल के विरुद्ध ये किया था। अब वारंगल कहाँ पे आता है, ये तेलंगाना का क्षेत्र है, अभी आधुनिक तेलंगाना के अंतर्गत आता है वारंगल क्षेत्र। अब अमीर खुसरो का नेतृत्व में किसने किया, देखिए, फर्स्ट टाइम दिल्ली के जो मुस्लिम सुल्तान की सेवा में दक्षिण भारत में मदुरई तक सेना पहुंची थी, वो थे अलाउद्दीन खिलजी। तो सबसे पहले मदुरई तक की सेना पहुंचाई थी फर्स्ट टाइम, पहली बार दक्षिण में, वो थे अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी के नेतृत्व में आपने सुना हुआ, उनका एक चमचा था मलिक काफूर, तो वो इसका आंसर तो होता है मलिक काफूर, ठीक है। तो वो वहां पे गया हुआ था। इस समय क्या हुआ, यहाँ पर प्रत्यक्ष दिल्ली का नियंत्रण हुआ। अभी कई बार स्टेटमेंट बनती है कि क्या दक्कन में नीचे, यानी कि इस वाले पोर्शन में यहाँ पर क्या मुगलों का सीधा नियंत्रण था, तो हाँ यहाँ पर था, सॉरी, तो मुगल नहीं, तुर्कों का नियंत्रण रहा था, ठीक है। तो यहाँ पर प्रत्यक्ष नियंत्रण रहा था। अब देखिए, रामचंद्र सदैव दिल्ली के और थे, रामचंद्र विजयनगर साम्राज्य के थे। रामचंद्र जो कि दिल्ली के प्रति हमेशा वफादार रहा था। इसकी मृत्यु हो जाती है 1315 में, जब इसके पुत्र आके सिंहासन पर बैठ जाते हैं, तो वो दिल्ली की अधीनता को अस्वीकार करते हैं, और उस अस्वीकार करने के बाद जैसे ये विरोध करते हैं दिल्ली की अधीनता का, और तो वहाँ पर तुरंत मलिक काफूर पहुँच जाता है और इस विद्रोह को शांत करता है। तो आप देखिए कि विजयनगर साम्राज्य में भी ये पहुँचे हैं, ठीक है। और अभी इनमें जैसे कि ये द्वार समुद्र वारंगल लिखा, तो यहां पर एक और है मदुरई प्लस मबार, मदुरई प्लस मबार के विरुद्ध इन्होंने अभियान चलाए थे। तो स्टेटमेंट क्वेश्चन नंबर 61 का आंसर हो जाता है मलिक काफूर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 62। देखिए, इसमें कई सारी इन्फॉर्मेशन होगी, जितना बड़ा क्वेश्चन होगा उतना इजी होगा। हाल ही में प्रधानमंत्री असम के इतिहास में महत्वपूर्ण रहे एक व्यक्तित्व की 125 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया। ऐसे अहोम साम्राज्य की शाही सेना के जनरल के रूप में कार्य किया था। उनका जन्म असम के चिरायदेव जिले में, वह अपने नेतृत्व के लिए प्रसिद्ध थे। असम के जनजातीय बलों को संगठित और एकजुट किया। देखिए, ये लाइन इंपॉर्टेंट हो जाती है आपकी। उन्होंने 1671 में सरायघाट के युद्ध में उल्लेखनीय विजय प्राप्त की, तो और मुगल सेना को हराया। राष्ट्रीय रक्षा अकादमी 1999 से उनके सम्मान में सर्वश्रेष्ठ कैडेट स्वर्ण पदक से सम्मानित कर रही है। अब देखिए, इसमें कितनी इन्फॉर्मेशन आपको दी है। देखिए, उनकी 125 फीट की प्रतिमा बनी है, किस साम्राज्य से थे, और किस में सेवा दी थी, अहोम साम्राज्य से थे, असम के थे। इन्होंने शाही सेना के जनरल रहे थे ये, ठीक है। और असम के जनजातीय बलों को इन्होंने संगठित और एकजुट किया था। 1671 में इन्होंने सरायघाट का युद्ध किया था। तो जैसे सरायघाट का युद्ध कब हुआ था, तो 1671 में हुआ था। इस पर इन्होंने विजय प्राप्त कर ली। मुगल सेना इसमें हार गई थी, और एनडीए जो है 1991 से इनके लिए सर्वश्रेष्ठ स्वर्ण पदक दे रही है। अब आपको बताते हैं इसके किसके बारे में है। देखिए, असम सरकार जो है इनके लिए एक
24 नवंबर का दिवस बनाती है। कौन सा? लोचित दिवस भी असम सरकार मनाती है। ठीक है। वह और इन्होंने, जैसे हमारे प्रधानमंत्री वर्ष 2022 में इन्होंने एक बुक पब्लिश की। बुक का नाम था असम हीरो हु हॉल्टेस द मुगल्स। ठीक है, असम हीरो हु हॉल्टेस द मुगल्स, ये पीएम जी ने, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रकाशित की थी। तो इसे देखेंगे आप, इसका आंसर देखेंगे तो लाचित बोरफुकन इसका आंसर होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 63। अब इसमें भी कई सारी इन्फॉर्मेशन होंगी। जैसे नृत्य शैली शंकरदेव द्वारा शुरू की गई थी। यह शैली ओजापाली देवदासी नृत्य शैलियों का मिश्रण है। पुरुष और महिलाओं दोनों द्वारा कमर पर कपड़ा बांधा जाता है। नृत्य करते समय ढोल, ड्रम, मंजीरा, संगीत वाद्य यंत्रों का उपयोग किया जाता है। नृत्य शैली का मुख्य केंद्र नृत्य भक्ति पहलू पर होता है। अब आप बताइए कि कौन सा एक शैली थी। देखिए, अब शंकरदेव ने एक शैली शुरू की थी। अब इसको सबको पता होगा, शंकरदेव जी ने 15वीं शताब्दी में असम में एक नृत्य शुरू किया था, वो था सत्रिय। आंसर होगा सी, सत्रिय नृत्य। क्या था? 15वीं शताब्दी के अंदर में था और ये कहाँ? असम में था। सत्र का मतलब क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द सत्र? सत्र का मतलब होता है वैष्णव मठ, वैष्णव मठ या विहार। ठीक है। अब इसमें क्या होता है? इसमें देखो, एक होता है भोकोट। भोकोट होता है, ये क्या होता है? पुरुष होता है। और इसमें क्या है? भिक्षुओं का एक समूह बनाते हैं, तब ये प्रदर्शन करते हैं। दूसरा है कि एक होता है इसमें बोर गीत। बोर गीत भी इसी से संबंधित है। इसमें शंकरदेव जी से संबंधित है। शंकरदेव जी ने बोर गीतों की रचना की थी। देखिए, अब यहाँ पर कई सारी इन्फॉर्मेशन है, आपको बताते हैं। देखिए, ओजापल्ली और देवदासी नृत्यों का मिश्रण करके शंकरदेव जी ने सत्रिय नृत्य बनाया। तो जैसे ओजापल्ली और देवदासी आपसे पूछ लेता है तो असम से रिलेटेड हैं। ठीक है, यहाँ पर भक्ति पहलू से संबंधित आपका सत्रिय नृत्य हो जाता है और बोर गीत इसी से संबंधित है। भोकोट कौन है? भोकोट इसी में जो पुरुष अपना प्रदर्शन करते हैं भिक्षु बनकर, उससे संबंधित है। तो क्वेश्चन 63 का आंसर हो जाता है आपका सत्रिय, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 64। प्राचीन भारत के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से शासक ने 3 शासकों की तुलना में पहले शासन किया था? तो शासकों के बारे में क्वेश्चन पूछा होगा किसने। देखिए, प्राचीन भारत में देखिए, अब जैसे हर्यक वंश है प्राचीन भारत का, उसने क्या कि जैसे बिंबिसार हैं। अब बिंबिसार, बिंदुसार, कनिष्क और अजातशत्रु के बारे में यहाँ पे बताया है। तो जो बिंबिसार हैं, ये किसके पुत्र थे? एक राजा थे, राजा भट्टिया के पुत्र थे बिंबिसार। ये कब थे? ये 6ठी शताब्दी, शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ, ईसा पूर्व में इन्होंने शासन स्थापित किया था। मगध के फर्स्ट शासक रहे थे, मगध के। बुद्ध के साथ इन्होंने गठबंधन किया, ऐसा माना जाता है। ठीक है। अब और दूसरे जो हैं, बिंदुसार की बात हम करते हैं तो बिंदुसार 297 ईसा पूर्व में हुए थे। ठीक है, इनका शासनकाल रहा था। इन्होंने दक्षिण भारत में साम्राज्य का विस्तार किया था। ठीक है, बिंदुसार ने 297 में इन्होंने शासन काल इनका रहा है ईसा पूर्व में। और कब थे ये? चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र हैं। ये किसके पुत्र हैं? चंद्रगुप्त मौर्य के। बिंदुसार चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र हुए। और कनिष्क की बात करते हैं तो देखिए, आप कनिष्क को आप जानते होंगे 127 ईसा पूर्व से लेकर 150 ईस्वी तक इन्होंने शासनकाल किया। इन्हें सैन्य विजय और बौद्ध धर्म के संरक्षण के लिए ये बहुत प्रसिद्ध हैं। और इन्होंने अफगानिस्तान, एशिया और उत्तर भारत तक अपने साम्राज्य का विस्तार किया था। ठीक है। और बाद में बात करते हैं हम अजातशत्रु की। तो अजातशत्रु जो है, ये पुत्र था बिंबिसार का। अजातशत्रु बिंबिसार का पुत्र था। ये 600 ईस्वी पूर्व से लेकर 500 ईसा पूर्व तक इन्होंने शासन किया और इन्होंने कौशल राज्य पर भी विजय प्राप्त की थी, कश्मीर। ठीक है, तो यहाँ पर इन्होंने कौशल राज्य पर भी विजय प्राप्त की थी अजातशत्रु ने। और पुत्र किसके हुए? बिंबिसार के। तो अब आप देखेंगे कि आंसर कौन होगा? सबसे पहले शासन किसने किया? यहाँ पर बिंबिसार ने ए आंसर इसका होता है। अब आप देखेंगे कि यहाँ पे कनिष्क एक चीज़ के लिए और फेमस है, इन्होंने कश्मीर में चौथी बौद्ध संगीति करवाई थी। ठीक है, कनिष्क ने चौथी बौद्ध संगीति भी कश्मीर में कराई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 65। हिंदुस्तानी संगीत। पिछले वाले टेस्ट के इसी टेस्ट के पार्ट में मैं बता चुका हूँ हिंदुस्तानी संगीत कितने तरह का होता है।
जैसे कि हिंदुस्तानी संगीत के दो रूप हैं। हिंदुस्तानी संगीत के जनक किसको माना जाता है? अमीर खुसरो को माना जाता है। और इसके दो शास्त्रीय रूप हैं, जैसे कि ध्रुपद है, एक ख्याल है। तो ध्रुपद और ख्याल मैंने आपको पीछे बताए थे, कुछ घराने हैं जो इससे संबंधित हैं। अब बात करेंगे जैसे कि देखिए कॉमन सेंस से करिए कि हिंदुस्तानी संगीत कीर्तन भजन राग जैसे भक्ति संगीत शामिल हैं। अब आपको पता होगा घरों में कीर्तन भजन तो होते रहते हैं, तो ऑब्वियसली हिंदी संगीत में होंगे, तो ये सही है। ठुमरी धमार तराना हिंदुस्तानी संगीत के उप शास्त्रीय रूप है, बिल्कुल सही है। एक इसके उप शास्त्रीय रूप है, एक और दो दोनों स्टेटमेंट सही है। जबकि शास्त्रीय रूप कौन कौन से हैं? ध्रुपद और ख्याल। तो ध्यान रखिएगा, शास्त्रीय रूप हैं ध्रुपद और ख्याल, उपशास्त्रीय रूप है ठुमरी धमार और तराना हिंदुस्तानी इत्यादि। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 66। हड़प्पा सभ्यता के निम्नलिखित स्थलों को, और एक सेकेंड, वेट, कुछ गड़बड़ हो गई है यार, चलो ठीक है। हड़प्पा, एक सेकेंड, ठीक है, हड़प्पा सब, एक सेकेंड यार, ठीक है, कुछ इश्यू हो गए हैं, बट चलो शुरू करते हैं। 66 हड़प्पा सभ्यता के स्थल हैं, उनको पश्चिम से पूर्व लगाना है, यानी कि पश्चिम में पहले कौन सा आएगा, फिर उसके बाद क्रम में पूर्व की तरफ कौन सा आता जाएगा। ठीक है, तो आप देखेंगे, मैं आपको कुछ बताता हूँ। जैसे कि आप अगर मैप बनाएंगे तो मैप में देखेंगे सबसे पहले इस तरफ में जो है, जैसे ये भारत का हिस्सा आएगा और इधर जो ये पाकिस्तान वाला एरिया है, यहाँ पे पड़ता है सुत कांगड़ेर, तो यहाँ पर आता है सुत कांगड़ेर। फिर उसके बाद में बालाकोट आ जाता है, बालाकोट के बाद मोहनजोदड़ो आता है। अब आप इसमें नंबर लगा लीजिए पहले कौन सा होगा। देखिए सबको पता है कि भाई पूर्वोत्तर बलूचिस्तान पाकिस्तान की तरफ, बलूचिस्तान क्षेत्र में पाकिस्तान की तरफ ईरानी सीमा के आसपास लगता हुआ सुत कांगड़ेर पहले नंबर पे आएगा क्रम में। तो आप यहाँ पे यूपीएससी में ऐसी टेक्निक लगा सकते हैं, जिससे देखेंगे कि सबसे आपको पश्चिम की तरफ कौन सा सुतकांगेडोर है। और ये अब देखेंगे तो इसमें ऑप्शंस में ए में नहीं है, यहाँ पर इस वाले ऑप्शन में दिया हुआ है, तो आंसर इन दो में से एक होगा। फिर उसके बाद देखेंगे, उसके बाद आता है बालाकोट, तो बालाकोट ऑप्शन में नहीं है। फिर उसके बाद मोहनजोदड़ो आता है, मोहनजोदड़ो भी नहीं है। फिर उससे आता है आमरी, उसके बाद आता है आमरी। अगर आपको इतना ही पता है कि इसके बाद में क्रम में आमरी आता है, तो देखिए 2 और 5 आप देख लेंगे, तो आपका आंसर आएगा डी। 2 5 1 3 4 का क्रम आपका यहाँ पे बन जाता है, तो इसका आंसर आएगा डी। वैसे मैं आपको बता देता हूँ, जैसे आमरी हुआ, उसके बाद आता है कोटदीजी, कोटदीजी के बाद आता है चनहुदड़ो, चनहुदड़ो के बाद नागेश्वर, नागेश्वर का धौलावीरा गंवेरी वाला। फिर आता है आपका रंगपुर, हड़प्पा, लोथल, कालीबंगा, बनावली और मांडा। मांडा जो है आपका ये जम्मू कश्मीर के क्षेत्र में पड़ता है। राखीगढ़ी आता है फिर, जो कि हरियाणा में है। फिर आता है मिताथल, तो ये वाले क्षेत्र आपके यहाँ पर आते हैं। अब जैसे कोटदीजी जो है, कोटदीजी आपका सिंध वाले क्षेत्र में पड़ता है। मांडा मैंने बता दिया ये जम्मू वाले एरिया में है। सिंध में ही आपका आमरी पड़ता है। लोथल जो है ये लगभग 4500 वर्ष पुराना है। कौन सी नदी के किनारे पर है? भोगवा नदी के किनारे पर स्थित है, खंबात की खाड़ी में। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 67। इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस IBCA के संदर्भ में क्वेश्चन है, तो इसके बारे में पूछा। देखिए अब ये IBCA है क्या? IBC जो है 7 बड़े जो कैट हैं उनके बारे में एक अलायंस बनाया हुआ है। यहाँ पर 7 बिग कैट है। 7 बिग कैट के अंतर्गत कौन कौन सी आती हैं, पहले मैं बता देता हूँ। बाघ आता है, बाघ के बाद हिम तेंदुआ आता है, तेंदुआ का शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूँ, एक सिंपल तेंदुआ है। शेर, चीता, जैगुआर और प्यूमा। तो ये आपकी हो जाती है 7 कैट। तो इसके अंदर में 7 बिल्लियां हैं, बड़ी वाली जो हैं बाघ है, हिम तेंदुआ, तेंदुआ, शेर, चीता, जैगुआर और प्यूमा। देखेंगे तो भारत जो है, भारत ने इसके लिए एक प्रतिबद्धता जाहिर की है। भारत ने पहले ही प्रतिबद्धता कह दी है कि भाई मैं 150 करोड़ रुपए आपको दे दूंगा फॉर 5 ईयर। मैं 5 ईयर के लिए 150 करोड़ रुपए आपको दूंगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे समझेंगे। अब IBCA का घटक समझ लेते हैं। IBCA के 3 प्रमुख घटक हैं। इसमें से पहला आ जाता है असेंबली ऑफ मेंबर्स, ठीक है, और दूसरा आ जाता है स्थायी समिति, तीसरा आपका जो है आ जाता है सचिवालय। तो इसके 3 घटक हैं। और देखिए भारत ने इसमें 150 करोड़ की प्रतिबद्धता दी है, तो भारत कह रहा है भाई इसका हेडक्वार्टर जो है भारत में बनेगा। भारत की वो डिमांड कर रहा है कि भारत में इसका हेडक्वार्टर बनेगा। तो आप देखेंगे कि अब हम क्वेश्चन को पढ़ेंगे, तो देखिए यहाँ पे है
इसका उद्देश्य बड़ी बिल्लियों के संरक्षण, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग सुविधाजनक बनाना और संरक्षण की सर्वोत्तम प्रथाओं को प्रसारित करना। तो ये बिल्कुल ठीक है भाई, ये जो कैट्स हैं बड़ी, इनका संरक्षण तो चाहते ही हैं। सेकंड पे है इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस IBCA का मुख्यालय भारत में होगा, तो ये भी स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। इसका आंसर होगा सी। 1 और 2 दोनों सही होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 68 में देखेंगे ग्लोबल स्टेटस रिपोर्ट फॉर बिल्डिंग एंड कंस्ट्रक्शन। अब आप देखिए ग्लोबल, अब यहाँ पे वर्ड आप कैसे पकड़ेंगे, कैसे आपको अब नहीं आता, अभी मुझे नहीं पता ये रिपोर्ट किसने निकाली है, तो कॉमन सेंस लगाइएगा UPSC के पेपर में। आप समझिए ग्लोबल, तो ग्लोबल है तो अब ऐसा मैच करेंगे कि भाई ग्लोबल किसके अंदर आ सकता है। ग्लोबल स्टेटस रिपोर्ट है फॉर बिल्डिंग एंड कंस्ट्रक्शन के लिए, बिल्डिंग और कंस्ट्रक्शन के लिए रिपोर्ट है। देखिए अब UNFCCC समझेंगे तो आप ये डेजर्ट वगैरह क्लाइमेट से रिलेटेड है, क्लाइमेट से रिलेटेड है ये वाली, तो ये तो ऑप्शन में आंसर में नहीं होगा। दूसरा देखेंगे ये भी जलवायु परिवर्तन से संबंधित है, तो ये भी नहीं होगा। तीसरा हम देखेंगे यहाँ पे, और नेक्स्ट स्टेटमेंट में देखेंगे जैसे कि ऑप्शन सी देखेंगे UNEP और ग्लोबल ABC। और देखिए अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी का बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन से कोई मतलब ही नहीं होगा, तो ये आपका एलिमिनेट हो जाएगा, आंसर आएगा सी। और यहाँ पे हिंट भी है आपको ग्लोबल करके, ठीक है। जो क्वेश्चन ना आए उसमें ऐसा ही कॉमन सेंस लगाना भाई, कर लेना। ओके, तो 68 का आंसर हो जाता है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 69। हर्षवर्धन प्राचीन भारत का एक महत्वपूर्ण शासक था। उसे बौद्ध धर्म के संरक्षण, उत्तरी भारत को एकजुट करने के प्रयासों के लिए जाना जाता है। हर्षवर्धन के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। देखिए हर्षवर्धन क्या कर रहा था ना, हर्षवर्धन जो है हर्षवर्धन पुष्यभूति जो राजवंश था उसका अंतिम शासक नहीं था, ठीक है, ठीक है। और वैसे भी ये जो है हर्ष, देखो स्टेटमेंट में लिखा है गुप्त साम्राज्य, तो अंतिम शासक गुप्त साम्राज्य का शासक नहीं था, यह था पुष्यभूति राजवंश का, जो कि 7वीं शताब्दी में इसने स्वतंत्र राज्य का गठन किया था, तो इसलिए स्टेटमेंट एक गलत हो जाता है। दूसरा हम देखेंगे हर्ष का साम्राज्य संपूर्ण भारतीय प्रायद्वीप उपमहाद्वीप तक विस्तृत था, तो ये गलत है, ठीक है। इसका यहाँ संपूर्ण भारतीय उपमहाद्वीप तक नहीं था। हर्ष को चालुक्य वंश के पुलकेशिन द्वितीय ने पराजित किया था, तो ठीक है, ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, क्योंकि जब ये दक्षिण की तरफ में जा रहे थे तो इस समय इन्होंने वहां के पुलकेशिन द्वितीय ने इन्हें पराजित करा था, जिसमें से कि हर्ष की हार हुई थी। उसके बाद में ये साम्राज्य पतन की ओर हुआ था। जैसे डी स्टेटमेंट देखेंगे कि देखिए कितना मतलब एक्सट्रीम स्टेटमेंट दिया हुआ है कि हर्ष ने अपने शासनकाल के दौरान बौद्ध धर्म को अपना लिया था, ठीक है, लेकिन इन्होंने अपने उत्तरार्ध में बौद्ध धर्म को अपना तो लिया था, लेकिन इसको राजधर्म घोषित नहीं किया था, तो इसलिए ये स्टेटमेंट यहाँ पे ऐसे गलत हो जाता है। इन्होंने बौद्ध धर्म तो अपनाया था लेकिन राजधर्म घोषित नहीं किया था, तो इसलिए ये वाला गलत हो जाता है, आंसर आएगा सी। क्वेश्चन नंबर देखेंगे हम 70। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 70, जिससे प्रारंभिक वैदिक काल में महिलाओं की स्थिति पूछी है। वैदिक काल में महिलाओं की स्थिति आपने देखा होगा, सभा समिति नाम की संस्थाएं होती थी, तो सभा समिति में पुरुष और महिला सभी भाग ले सकते थे। आप देखेंगे जैसे उन्होंने सभा और समिति में बैठकों में भाग लेने की अनुमति दी गई थी, बिल्कुल सही है। इस काल में दासियों को उपहार स्वरूप देने का सामान्य था। देखिए उस समय में जो स्त्री थी उसे संपत्ति समझा जाता था, तो इसे उसे उपहार स्वरूप दे दिया जाता था, ये भी स्टेटमेंट सही है। पितृसत्तात्मक समाज होने के कारण मातृ सत्तात्मक वंश परंपरा पूर्णतः अनुपस्थित थी। अब आप देखिए कि मान लीजिए ये कह रहे हैं कि भाई इन्होंने इतना बड़ा स्टेटमेंट दिया है कि मातृ सत्तात्मक जो वंश था वो पूर्णतः अनुपस्थित था। देखिए पूर्णतः कैसे अनुपस्थित हो सकता है, कुछ एरिया ऐसा हो जो वहाँ पे वैदिक काल कितना बड़ा है तो उसमें कहीं तो मातृ सत्ता चल रही होगी, तो इसलिए ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। हाँ, तो इसलिए आंसर आएगा बी, इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 71। निम्नलिखित विदेशी यात्रियों पर विचार कीजिए। देखिए कुछ विदेशी यात्री हैं जो भारत में उन्होंने यात्रा की थी समय समय पर। अब यहाँ पे क्वेश्चन पूछा कि विजयनगर साम्राज्य में कौन कौन आया था। देखिए विजयनगर साम्राज्य का गठन जो है हरिहर और बुक्का ने किया था, तो यहाँ पर कौन कौन आया था। देखिए एक तो निकोलो दो कॉन्टी आए थे, अब्दुल रज़ाक भी आया था और डोमिंगो पेस भी आया था। इनके अलावा इब्न बतूता भी आया था, इब्न बतूता भी विजयनगर साम्राज्य में आया था। देखिए अब इब्न बतूता कहाँ से थे, ये मोरक्को से थे, और जब हरिहर प्रथम शासक थे वहाँ पे उनके समय पे आया था। इन्होंने एक अपनी बुक लिखी थी, इनकी बुक का नाम है रेहला, ठीक है। ये क्या वर्णन किया इसने अपनी बुक में, इन्होंने बुक किया धार्मिक सहिष्णुता का बारे में इन्होंने वर्णन किया। एक और व्यक्ति आए थे, उनका नाम था दुराते बरबोसा और डोमिंगो पेस, ये दोनों पुर्तगाल से थे, दोनों पुर्तगाली यात्री थे। इन्होंने सामाजिक जीवन, रीति रिवाज, शादी परंपराओं के बारे में
लिखा था। ठीक है, अब आगे जैसे हम देखेंगे कि अब निकोलो दे कांति थे, ये कब आए थे? ये जब देवराय सेकंड थे उस समय आए थे। इन्होंने क्षेत्रीय व्यापार के बारे में यानी कि ट्रेड के बारे में बताया था इन्होंने। अब्दुल रज़ाक जो थे, ठीक है, अब्दुल रज़ाक कौन थे? ये थे तिमुरिड वंश के शासक का राजदूत था। तो तिमुरिड वंश के शासक का राजदूत था। और ये कहाँ के थे? ये फारस के थे। इन्होंने भी, ये भी देवराय सेकंड के समय पे ही आए। इन्होंने क्या प्रशासन के बारे में, क्योंकि प्रशासन की व्यवस्था यहाँ पर बहुत अच्छी है, तो यहाँ पर कुशल प्रशासन के बारे में इन्होंने बताया था। अब डोमिंगो पेस आए थे, इन्होंने दिखाया था हम्पी जो शहर है कैसे बसाया है। ये कृष्णदेवराय के समय पे आए थे। डोमिंगो पेस कृष्णदेवराय के समय पे आए थे। अब आपको मैं एक बार रिपीट करा देता हूँ। देखिए, निकोलो दे कांति है, ये आए थे देवराय सेकंड के द्वारा, क्षेत्रीय व्यापार के बारे में इन्होंने कहा था। अब्दुल रज़ाक फारस के तिमुरिड वंश के राजा के राजदूत थे, ये आए थे उस समय भी देवराय सेकंड ही थे। तो इन दोनों में सेम राजा थे। इन्होंने प्रशासन की बात की थी अब्दुल रज़ाक ने। डोमिंगो पेस जो है ये भी पुर्तगाल के थे। तो इन्होंने ये कब आए थे? कृष्णदेवराय के समय आए थे। इन्होंने हम्पी जैसे शहर के बारे में वर्णन किया है। और हम इसके बाद बताएं, इब्न बतूता मोरक्को से आए थे। हरिहर प्रथम थे उस समय, सबसे पहले इब्न बतूता हरिहर प्रथम। धार्मिक सहिष्णुता के बारे में बताया। दुराते बरबोशा जो है, दुराते बरबोशा ये क्या है? सामाजिक जीवन, रीति रिवाज, शादी परंपराओं के बारे में वर्णन करते हैं। जो मार्को पोलो है, मार्को पोलो ने ये आए थे आपके जब रुद्रमा देवी जो थी शासक, रुद्रमा देवी, ये कब थी? ये 1263 से लेकर 89 तक थी। ये कब थी? ये काकतीय पत्तन पे, इनकी काकतीय राजवंश से संबंधित थी, ना कि विजयनगर से। तो ये तो यहाँ गलत होगा, आंसर तो होगा C3। लेकिन ये काकतीय राजवंश से संबंधित थी रुद्रमा देवी। उस समय एक पत्तन था, उस पत्तन का नाम था मोटूपल्ली। मोटूपल्ली, अब देखिए यहाँ पे एक अलग से इन्फॉर्मेशन है। मोटूपल्ली क्या है? तो मोटूपल्ली एक जो है पतन है, और इस पर ये भाई साहब आके मार्को पोलो ने विश्राम किया था, यहाँ पर ये रुके थे। ठीक है, इस तरह से आप याद कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, क्वेश्चन नंबर 72। दिल्ली सल्तनत में इकता और सिख थे। देखिए, ऐसा होता था जैसे कि दिल्ली सल्तनत है, ये साम्राज्य का हिस्सा है। इसको क्या है कि ये पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे जिससे कि प्रशासन का कार्य दक्षता से किया जा सके। फिर इसको भी और पार्ट में, जैसे आज आप देखोगे जैसे जिला होता है, और जैसे कि आपका जैसे भारत है, भारत के अंदर में स्टेट दिए हुए, स्टेट के अंदर में मंडल है, मंडल के अंदर में कई सारे डिस्ट्रिक्ट आते हैं, डिस्ट्रिक्ट के अंदर में तहसीलें आती हैं, तहसील के अंदर में आपका गांव आते हैं। उस तरह की यहाँ पर एक व्यवस्था की गई थी। तो इकता और सिख क्या थे? इकता और जो सिख है ये कि प्रशासनिक इकाइयाँ होते थे। ठीक है, और इनको जो है एकता धारक है, जो इनको धारक करता था, यानी कि प्रशासनिक इकाइयों को धारण करता था, उसे क्या कहते थे? उसे मुक्ति या वली कहा जाता था, मुक्ति या वली कहते थे। ठीक है, अब इसमें कुछ एक प्रणाली है, जैसे कि मैं आपको लिख के बता देता हूँ यहाँ पे। पहले होता था एकता, जो कि फिर आगे बनता था सूबा या प्रांत कहते थे। प्रांत के बाद हो जाता था सिख, सिख के बाद हो जाता था परगना। ठीक है, और परगना के बाद में आ जाता था, परगना के आधार थे तुम्हारे जो है गांव। अब इन गांवों को कैसे, ये 100 से 84 की संख्या में होते थे, लेकिन आमतौर पर इन्हें 84 कह दिया जाता था कि 84 गांव इनका आधार होता था। हाँ, और जो परगना है, परगना का नेतृत्व कौन करते थे? आमिल जो थे परगने का नेतृत्व करते थे। जैसे यहाँ पर इकता और सिख पूछ लिया है, ऐसे आमिल भी पूछ सकता है। तो आमिल क्या था? परगने का नेतृत्व करते थे। ठीक है, अब जैसे गांव जो थे, गांव में कौन होते थे? गांव में मुखिया, जैसे मुकदम कहते थे, मुकदम, और जमींदार खूत भी कहा जाता था। खूत, मुकदम या जमींदार जैसे शब्द हो वो गाँव के लिए यूज किए जाते हैं। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 72 का आंसर हुआ है A। आई होप आप सबका सही होगा। एक सेकेंड, क्वेश्चन नंबर हम वेट, आज कुछ दिक्कत ही आ रही है। ठीक है, जैसे दिल्ली सल्तनत कालीन प्रशासन में आरिज आ ममालिक निम्नलिखित में से कौन से पद का उल्लेख है? देखिए, जब दिल्ली सल्तनत थी उसमें कुछ पद दिए जाते थे, ऐसे ही पद होते थे जो आरिज ममालिक होता था। जैसे सेना में कोई भर्ती करनी होती है, अस्त्र देना हुआ, भुगतान करना हुआ, ऐसे कार्य इसके होते थे। तो ये क्या होता था? सेना विभाग का प्रमुख होता था। लेकिन ये सेना का प्रधान कमांडर तो
नहीं होता था। सेना का प्रधान कमांडर हमेशा सुल्तान स्वयं होता था, जिससे कि वो अपना आधिपत्य स्थापित कर सके सभी पर। भारत में सबसे पहले इसकी जो है बलबन के समय में ऐसे एक पृथक विभाग की स्थापना की गई थी, और अलाउद्दीन खिलजी ने भी इस पर बल दिया था। तो बलबन और खिलजी इसमें इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, ठीक है, आर्या ममालिक के मामले में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इसका आंसर डी हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 74। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जैसे हम देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 74, यहाँ पर कुछ साम्राज्यों के बारे में पूछा हुआ है, जैसे कि गुर्जर, प्रतिहार, राष्ट्रकूट, चोल। देखिए मैं पहले थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन बताता हूँ। गुर्जर जो प्रतिहार है ये किसके द्वारा बनाया था? नागभट्ट ने इसे स्टैब्लिश किया था, नागभट्ट ने इनकी स्थापना की थी। उसके बाद में जैसे राष्ट्रकूट की बात करेंगे तो राष्ट्रकूट किया था दंती दुर्ग ने, दंती दुर्ग ने राष्ट्रकूट की स्थापना की थी। और चोल जो थे, चोल की स्थापना की थी विजयालय ने, ठीक है। विजयालय कौन थे? विजयालय कौन थे जी? ये पल्लवों का सामंत, देखो मैं वैसे बता देता हूँ, लिखने की जरूरत नहीं है, ये पल्लवों के सामंत था, ठीक है। इसने 850 ईस्वी में तंजौर पर आधिपत्य स्थापित किया और इसको अपनी राजधानी बना दिया था। तो देखेंगे कि चोल जो है, ये वाला स्टेटमेंट सही मैच हो रहा है। राष्ट्रकूट जो थे, राष्ट्रकूट दंती दुर्ग में थे, लेकिन राष्ट्रकूट ये कहाँ पे? ये महाराष्ट्र में थे। तो इनकी राजधानी कौन सी थी? इनकी राजधानी थी मान्यखेत या मानखेड़ बोला जाता है, ठीक है। अभी जो आधुनिक नाम है उसका नाम है सोलापुर, ठीक है, आधुनिक नाम इसका सोलापुर है। तो देखिए वेंगी यहाँ पे गलत आंसर होगा, ठीक है। तो इसलिए दो को हम नहीं मानेंगे, ये सही नहीं है। और गुर्जर प्रतिहार जैसे है मान्यखेत, यहाँ पर ये मान्यखेत में नहीं था, ये था कन्नौज में, ठीक है। कन्नौज को लेके इनमें आपस में झगड़ा चलता रहता था। देखिए प्रतिहार जो साम्राज्य था ना, ये प्रतिहार साम्राज्य का जो वास्तविक संस्थापक माना जाता है, उसे जो माना जाता है मिहिर भोज को माना जाता है। इसने क्या किया था? राज्य का पुनर्निर्माण किया था, पुनर्निर्माण किया था, रिकंस्ट्रक्ट किया था 836 ईस्वी में, ठीक है। किसने? मिहिर भोज ने। इसने फिर उसके बाद नियंत्रण किया था कन्नौज पर, इसलिए इसका देखेंगे आंसर होगा बी, यानी कि एक और 3 दोनों सही है, आंसर होगा बी। राष्ट्रकूट गलत है, ये मानखेड़ा मान है उसमें आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 75, बलबन के शासनकाल से संबंधित क्वेश्चन है। देखिए बलबन के शासनकाल के में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए बलबन का जो शासनकाल था वो 1266 से लेकर 1286 तक का था, ठीक है। और ये किस में से था? ये गुलाम वंश में से था, ठीक है, गुलाम वंश में से था। ये क्या? ईरानी राजा अफरासियाब का वंशज बताता था अपने आप को। किसका? ईरानी राजा अफरासियाब था, उसका वंशज बताता था, क्योंकि अपने आप को उच्च कुल से, अच्छे खानदान से दिखाने की कोशिश करता था बलबन। और ये स्वयं को तुर्की के जो कुलीनता थे उसका समर्थक के रूप में घोषित करता था, और ये अपने आप को कुलीन भी दिखाने की बात करता था, कुलीनों के बीच में बताता था। और ये इस तरह का शासक था कि इसने कुलीनों को ये कुछ नहीं समझता था, और कुलीनों को बिल्कुल ऐसा समझता था कि ये उसके समकक्ष हैं ही नहीं, और उनसे पैर अपने चुम्बाता था, उनसे सजदा करवाता था, यानी कि झुक के सलाम करना जो होता है वो करवाता था। अब देखिए जैसे स्टेटमेंट 1 देखेंगे कि उसने भारतीय मुसलमानों को सत्ता और प्राधिकार पदों से वंचित रखा। देखिए उसने भारतीय मुसलमानों को तो यहाँ से बिल्कुल वंचित रखा था, सत्ता और प्राधिकार से वंचित रखा था, तो इसलिए ये वाला सही है। दूसरा देखें, उसने सिजदा और पैबोस, पैबोस क्या होता है? यानी कि पैर चूमकर प्रणाम करना, ठीक है। और सिजदा क्या होता है? कि साष्टांग प्रणाम करना, आयोजन किया, ताकि इस पर बल दिया जा सके कि उसके कुलीन उसके समकक्ष नहीं थे। तो ये भी सही हो जाता है, आंसर होगा सी, इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 76, प्राचीन भारत के संदर्भ में प्रशासनिक इकाई के आकार के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा आरोही क्रम है? अब देखिए आरोही क्रम पूछा है, देखिए, और प्राचीन भारत में पूछा हुआ है। देखिए एक गुप्त साम्राज्य हुआ है, गुप्त काल में जो साम्राज्य था, इसमें क्या होता था? पहले होती थी भुक्ति। भुक्ति क्या होता है? ये विकास खंड के रूप में जाना जाता था, ठीक है, विकास खंड। इसका जो कौन ध्यान रखता था? इसके ध्यान रखता था उपरिक। आप ये वर्ड बिल्कुल ध्यान रखिएगा, उपरिक। फिर इसके बाद आता था जैसे विषय, ये क्या होता था? जैसे जिला, ठीक है, विषय होते थे। तो इसके जो ऑनर होता था उसे कह देते थे विषयपति, जिसकी देखरेख करता था। उसके बाद आता था वीथी। वीथी कहाँ पे? ये पूर्वी भारत में होता था, पूर्वी भारत। फिर उसके बाद आ जाते थे ग्राम। वीथी को गांव में
विभाजित कर दिया जाता था वीथी को। तो देखिए आप ऐसे समझ सकते हैं, जैसे भुक्ति क्या, एक मंडल है, ठीक है, मंडल के अंदर में एक जिला आता है, उसे विषय कह देते हैं। और वीथी क्या होता है, वीथी ये क्या पूर्वी भारत में थे, इसे गांव में डिवाइड कर देते थे, जैसे तहसील। एक तरह से इस तरह आप इस तरह के कॉन्सेप्ट बना के याद कर सकते हो। देखिए पहले क्या आएगा, फिर उसके हिसाब से आएगा। अब इसने आरोही क्रम पूछा, तो देखेंगे पहले वीथी आएगा, फिर विषय आएगा, फिर उसके बाद भुक्ति आएगा। तो आप आंसर में देखेंगे, आंसर में सी में इसका आंसर है, तो सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 77। राष्ट्रकूट राजा अमोघ वर्ष के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए राष्ट्रकूट राजा अमोघ वर्ष की बात चल रही है। देखिए राष्ट्रकूट जो थे पहले, ये शैव और वैष्णव और साथ में जैन, यानी कि ये शैव वैष्णव और साथ में जैन तीनों धर्मों को ये संरक्षण देते थे। अब स्टेटमेंट 1 पढ़ेंगे, वे राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक और सर्वाधिक समय तक शासन करने वाला शासक था। देखिए राष्ट्रकूट वंश का शासक मैंने आपको बताया था यहाँ पर 74 नंबर क्वेश्चन में दंती दुर्ग था। तो आप ये देखेंगे जब आप ये वाला स्टेटमेंट, तो यहाँ पे गलत हो जाता है। एलोरा में प्रसिद्ध शैलकृत शिव मंदिर अमोघ वर्ष द्वारा बनवाया गया था। देखिए अमोघ वर्ष ने नहीं बनवाया था, उस समय कृष्ण प्रधान नाम से राजा थे, कृष्ण प्रधान, प्रथम प्रधान भी कहा जाता है, प्रथम थे, ठीक है। तो कृष्ण प्रथम ने बनवाया था, ये स्टेटमेंट भी यहाँ गलत हो जाता है। उसे कवि राजमार्ग की रचना का श्रेय दिया जाता है, ये ठीक है, उसे कवि राजमार्ग, ये पहला राजा हुआ था ऐसा जो कि साहित्य में रुचि रखता था। इसने काव्य शास्त्र पर ये जो लिखा है, ये किस भाषा में लिखा है, ये काव्य शास्त्र पर लिखा है, कन्नड़ में लिखा है। इसके बाद इन्होंने एक संस्कृत में और लिखा है, संस्कृत में जो ग्रंथ लिखा उसे नाम है रतन मालिका, ठीक है। तो रतन मालिका आप याद रखेंगे। और जो अमोघ वर्ष थे, यहाँ पर आप देखेंगे कि इसने सर्वाधिक लंबे समय तक शासन किया था, ये ठीक है। अमोघ वर्ष ने लगभग 64 साल शासन किया था। कब से कब शासन किया था? अमोघ वर्ष ने शासन किया था 814 से लेकर 878 ईस्वी तक इन्होंने शासन किया था, ठीक है। आई होप क्लियर हुआ होगा। तो केवल एक आंसर सही होगा, यानी कि स्टेटमेंट 3 सही होगा। क्वेश्चन नंबर 78 देखेंगे हम, बौद्ध और जैन साहित्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए पाली भाषा में रचित प्राचीनतम जैन ग्रंथों को अंग कहा जाता है। देखिए पाली भाषा में, ठीक है, जैसे पाली भाषा में, अब आप देखेंगे सबसे पहले अंगों में तो इन्हें अंग कहा जाता है जैन ग्रंथों को, लेकिन ये पाली भाषा में नहीं थे। ये जो लिखे गए थे आपके प्राकृत भाषा अर्धमागधी में लिखे गए थे, ये प्राकृत में लिखे गए थे, प्राकृत में भी अर्धमागधी भाषा में लिखे गए थे। ये ग्रंथ 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में लगभग संकलित हुए थे, लगभग 5वीं शताब्दी 5th सेंचुरी ईसा पूर्व में ये संकलित किए गए थे। इसमें पहले 24 जो तीर्थंकर हैं उनकी शिक्षाओं को संकलित किया गया, तो इसलिए एक स्टेटमेंट गलत होगा। सबसे प्राचीन बौद्ध ग्रंथ को त्रिपिटक कहा जाता है, जो संस्कृत भाषा में लिखे गए हैं। देखिए इन्हें संस्कृत भाषा में नहीं लिखा गया, इन्हें पाली भाषा में लिखा गया है, ठीक है। तो ये पाली भाषा में लिखा गया है, इसलिए ये भी गलत होगा। तो आंसर होगा इसका डी। अब आपको बौद्ध के कार्यों को इन्होंने, जैसे कि भारत से बाहर भी गैर धार्मिक, देखिए 2 तरह के होते हैं। जैसे बौद्ध के कार्यों को 2 भागों में विभाजित किया गया है, एक होते हैं गैर धार्मिक कार्य, दूसरे होते हैं धार्मिक कार्य, धर्म वैधानिक, एक गैर धर्म वैधानिक, एक धर्म वैधानिक। गैर धर्म वैधानिक की जो रचनाएं हैं, जैसे कि आपकी मिलिंद पन्हो, नीति प्रकरण, ठीक है, पेटकोपदेश, ये सारी जो हैं गैर धर्म वैधानिक रचनाएं हैं। और ये धर्म वैधानिक जो रचनाएं थी, उनको समझने के लिए गैर धर्म वैधानिकों की रचना की गई थी। ये भारत से बाहर बौद्ध धर्म को समझाने के लिए इनको रचा गया था, ठीक है। और जो ये नाम लिया मैंने, मिलिंद पन्हो, नीति प्रकरण और पेटकोपदेश, ये भारतीय रचनाएं हैं, इसलिए इसका आंसर डी होता है। क्वेश्चन नंबर हम 79 देखेंगे, दिल्ली सल्तनत काल में निम्नलिखित में से कौन जिम्मी को निर्दिष्ट करता है? देखिए सीधा एनसीईआरटी से इन्होंने क्वेश्चन बनाया हुआ है। देखिए जिम्मी क्या होते थे, पहले ऐसा है, जो लोग जजिया कर देते थे, वो जजिया कर देकर एक सुरक्षा प्राप्त कर लेते थे। हिंदू और जैन और मुस्लिम भी जिम्मी यानी कि एक जजिया कर देकर अपने आप को एक संरक्षण दे सकते थे, यानी कि सुरक्षा लेने के लिए ये एक कर देते थे। इसमें अब देखिए क्वेश्चन अगर बन जाता है, महिलाओं और जब बच्चे और ऐसे गरीब लोग और ब्राह्मणों को छूट दी गई थी इससे। देखिए मुस्लिमों को छूट नहीं थी, अगर आप लगाए कहीं ऐसा जैसे जिम्मी वर्ड है, मुस्लिम है, जजिया कर देने के बाद में, तो मुस्लिम्स को छूट नहीं थी, इससे ब्राह्मणों को छूट दी थी। ऐसे लोग जो गरीब थे, जिनको पैसे नहीं देने के लिए नहीं थे जिनके पास, तो इसमें देखेंगे कि जिम्मी को निर्दिष्ट करता थे, तो इन्हें क्या कहलाते थे? जिम्मी कहलाते थे, यानी कि संरक्षित लोग कहलाते थे।
क्वेश्चन नंबर 80 देखेंगे, हाल ही में ग्रीन एंड सोशल बॉन्ड इम्पैक्ट रिपोर्ट 2023 जारी की गई है। देखिए, ग्रीन बॉन्ड कार्यक्रम की शुरुआत वर्ष 2010 में शुरू की गई थी UNFCCC के द्वारा। देखिए, ग्रीन बैंड जो कि ग्रीन बॉन्ड है, अब देखिए आप देखेंगे इसे UNFCCC के द्वारा नहीं शुरू किया गया था। ये सही है कि 2010 में शुरू किए गए थे, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय निगम जो था यानी कि IFC, ये वर्ल्ड बैंक ग्रुप की एक शाखा है। IFC के द्वारा ग्रीन बॉन्ड की शुरुआत की गई थी, तो इसलिए ये वाला गलत हो जाता है। देखिए, हाँ, अब IFC क्या काम करता है? देखिए, अवसंरचना, विनिर्माण, वित्तीय सेवाओं पर ध्यान देना। ये क्या करता है? व्यवसायों, वित्तीय संस्थानों को वित्त पोषित करना और सलाहकार और अन्य तकनीकी सेवाएं ये प्रदान करने का कार्य करता है। अब और देखेंगे कि भारत का प्रथम ग्रीन बॉन्ड भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा वर्ष 2015 में भारत के प्रथम सोवरेन ग्रीन बॉन्ड फ्रेमवर्क के तहत जारी किया था। देखिए, अब यहाँ पर दो चीज़ें हैं, अगर आपको पता हो तो ये तो शुरू किया था यस बैंक ने। यस बैंक ने ग्रीन बॉन्ड की शुरुआत की थी। अब उसके बाद दो अभी SGBs यानी कि सोवरेन ग्रीन बॉन्ड की जो है मान्यता अभी 2022 में मिली है। तो आप देखेंगे यहाँ 2015 है, तो इसको तो आप ऐसे भी गलत कर सकते हो। तो आंसर होगा इसका डी, कोई भी सही नहीं है। अब देखिए, सोवरेन जो ग्रीन बॉन्ड्स है इसमें कुछ ऐसी संरचनाएं आप देखेंगे गूगल पे डाल के, तो वहाँ पे एक सीट डाउनलोड हो जाएगी, उसमें अंदर कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं, जैसे कि इसमें क्या क्या शामिल नहीं है। परमाणु ऊर्जा से उत्पादन अगर हम करते हैं तो वो इसमें शामिल नहीं होगा। लैंडफिल परियोजनाएं वो इसमें शामिल नहीं होंगी। 25 मेगावाट से अधिक की जल विद्युत परियोजनाएं इसके अंतर्गत शामिल नहीं होती हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 81 देखेंगे हम, निम्नलिखित युद्धों को सही कालानुक्रमिक क्रम में कीजिए। देखिए, चौसा का युद्ध, पानीपत का प्रथम युद्ध और कन्नौज का युद्ध। अब आपको इसमें से एक दो भी पता हो तो आपको पता चल जाएगा। जैसे देखेंगे कि चौसा का युद्ध हुआ था 26 जून 1539 को हुआ था। किस किस के बीच में हुआ था? शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच में हुआ था। इसमें शेरशाह सूरी विजय हुए थे। जब शेरशाह सूरी की विजय हुई तो फरीद अल दीन शेर शाह की उपाधि उन्होंने अपने आप को दी थी। तो चौसा की युद्ध में विजय में उन्होंने दी थी अपने आप को फरीद अल दीन शेर शाह की उपाधि यहाँ पे दी थी। पानीपत का जो प्रथम युद्ध होता है यह 26 जून 1539 को, सॉरी 21 अप्रैल 1526 को होता है। अब तीसरा देखेंगे, कन्नौज का युद्ध है। कन्नौज का युद्ध 1540 में होता है। यहाँ पर भी शेरशाह और हुमायूं के बीच में हुआ था। यहाँ भी शेरशाह जीते थे। और जो पानीपत का प्रथम युद्ध है यह बाबर और लोदी के बीच में हुआ था 1530 में। ठीक है, जब ये बाबर यहाँ पर जीते 1530 में गद्दी पर ये बैठ गए थे यहाँ पर। तो आप देखेंगे कि पहले कौन सा लड़ा गया। आप देखेंगे 1526 यानी कि 2 पहले आ रहा है। अब आप एलिमिनेट करिए, देखिए ये एलिमिनेट हो जाएंगे। इस तरह से आप एलिमिनेट कर सकते हैं, फिर इसका आंसर बन जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 82, निम्नलिखित में से किन कारणों से 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व प्रारंभिक भारतीय इतिहास में क्रांतिकारी परिवर्तन माना जाता है? देखिए, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में क्यों क्रांतिकारी परिवर्तन आया? भाई, समाज चेंज हो रहा था, शहरीकरण बढ़ रहा था, बौद्ध धर्म जैन धर्म का उदय हुआ था, साम्राज्यों की स्थापना होनी शुरू हो गई थी, सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन होने शुरू हो गए थे। ठीक है, और इस तरह से इस काल को संगम का काल माना जाता है। सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक शक्तियों के संगम का काल इसे माना जाता है। तो आप देखेंगे कि इस समय लोहे का उपयोग बढ़ा था, बिल्कुल सही है। सिक्कों का विकास हुआ था, प्रारंभिक राज्यों और शहरों का उदय हुआ था, तो इसलिए इसका आंसर होगा डी। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 83, मुगल साम्राज्य में जमींदारों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जमींदार मुगल शासकों द्वारा मान्यता प्राप्त भूमि के वंशानुगत मालिक थे। बिल्कुल सही है कि जमींदार वहां पर वंशानुगत मालिक बन गए थे। स्थानीय स्तर पर न्यायिक और पुलिस कार्य द्वारा जमींदारों द्वारा की जाती थे। बिल्कुल ये भी सही है, आंसर होगा सी। देखिए, जमींदार मुगल साम्राज्य में क्या है, एक मध्यस्थ की भूमिका निभा रहे थे, ब्रोकर बन रहे थे एक तरह के बीच में, तो ये इस तरह की सेवाएं देते थे। श्री कृष्णदेव राय यानी कि विजयनगर साम्राज्य से क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए, विजयनगर साम्राज्य में एक तो इन्होंने कल्याण मंडप की स्थापना की थी। इन्होंने एक तो क्या ही काम किए थे, एक तो इन्होंने रायचूर, ये आपकी 12th क्लास की NCERT में दिया हुआ है सेकंड पार्ट में, रायचूर जो दुआब था उस पर नियंत्रण किया था 1512 में, और सिर्फ समुद्रम पर इन्होंने नियंत्रण किया 1510 में।
अपनी मम्मी के लिए यानी कि अपनी माँ के लिए, नागला देवी के लिए एक मंदिर बनाया था इन्होंने, शहर स्थापित किया था, बिल्कुल सही है, नागलपुरम। और इन्होंने मंदिर बनाए थे, एक हजारा स्वामी मंदिर इसने बनाया था, एक विट्ठल स्वामी मंदिर जो बनाया था। हजारा और विट्ठल 2 मंदिर इन्होंने बनाए थे। और देखेंगे 1565 में दक्कन की सल्तनत की संयुक्त सेना द्वारा तालीकोटा के युद्ध में राम राय पराजित हुए थे, ना कि कृष्णदेव राय। ये तो गलत हो जाता है, इसलिए इसका, और इसके बाद में फिर अराविदु वंश आ जाता है। आपको मैंने पिछले स्टेटमेंट में बताया था, अराविदु इसके बाद में आ जाते 1565 से। तो 2 इसका गलत होगा, आंसर ए बिल्कुल सही होगा। इन्होंने देखिए कुछ रचनाएं रची हैं, कृष्णदेव राय की प्रमुख रचनाएं हैं, मैं नाम लिख देता हूँ। मदारासा चरित, सत्यवधू परिणय, और आपका जामवंती कल्याणम, ये संस्कृत का नाटक है। और इनकी फेमस है अमुक्तमाल्यद, ये तेलुगु में है। इसमें इसके ऊपर इन्हें आंध्र भोज की उपाधि भी दी है, आंध्र भोज की उपाधि भी से इसे सम्मानित किया गया है इस रचना के लिए, अमुक्तमाल्यद के लिए। ठीक है, तो आप ये चीज़ ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है अगर हर बार क्वेश्चन रहता है। तो इसका एक आंसर होगा, केवल एक। हाल ही में प्रधानमंत्री ने रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण सेला सुरंग का उद्घाटन किया। सेला सुरंग जोड़ती है, देखिए, बॉर्डर रोड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ने इस सुरंग को गठन किया है। ये कहाँ है? आपकी जो है आंध्र प्रदेश के अरुणाचल प्रदेश के अंदर है। ठीक है, और ये कहाँ पे? ये तवांग और असम के तेजपुर को जोड़ेगी, ये तवांग और तेजपुर को जोड़ेगी। तो आंसर होगा इसका सी। आप लोग वीडियो को पॉज कर करके बार बार अपने क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने की कोशिश किया करिए। 86 क्वेश्चन देखेंगे। सूफी संतों द्वारा उनके संबंध में रचित ग्रंथों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर बहस की। देखिए, कुछ बातें होती थी जिन्हें सूफी संत आपस में करते थे, तो उनको कुछ संकलित किया जाता था, कुछ पत्राचार की व्यवस्था कर दी जाती थी। तो इसमें क्या होता था, जैसे कि एक तो होता था मुक्तुबात में क्या होता था, सूफी संत एक दूसरे को अपने, देखो, मुक्तुबात में बात वर्ड को पकड़ो, एक दूसरे से बात करते थे। कैसे बात करते थे कि पत्र लिखकर एक दूसरे से बात करते थे। मुल्फुजात देखेंगे तो ये क्या है, एक दूसरे से वार्तालाप करते थे। देखिए, फुजात बात करते थे, अब बात करने में आप देखेंगे वार्तालाप आ जाएगा, ठीक है, आपस में बात कर रहे हैं, लेकिन नहीं, तो वो पत्र लिखकर वार्तालाप करते थे, इसलिए ये यहाँ होगा, और ये यहाँ, ये इसका सही वर्णन है, तो ये 2 गलत होंगे। तीसरा सही है, तज़किरा सूफी संतियों की जीवनों का वर्णन है, तो 1 सही है, आंसर होगा ए, केवल 1 सही है। लोक रंगमंच के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। अंकिया नाट कहाँ से संबंधित है? देखिए, इसका श्रेय किसको दिया जाता है? शंकर देव जी को इसका श्रेय दिया जाता है। ये कौन? मध्यकालीन संत हैं शंकर देव। अंकिया नाट कहाँ पे? ये आसाम में होता है। ठीक है, और रम्मान कहाँ का है? रम्मान जो है उत्तराखंड का है, बिल्कुल सही है। ये कहाँ का? जैसे जो लोकल देवता होते हैं, स्थानीय देवता, भूमिया देवता को समर्पित है, भूमिया देवता को समर्पित है। जैसे भूत आराधना जो होती है, ये कर्नाटक में होती है। इसमें जो मृत व्यक्ति होते हैं उनकी पूजा की जाती है। इसे कोला नाम का अनुष्ठान किया जाता है। तो कौन सा? कोला नामक अनुष्ठान इसके लिए किया जाता है। अब देखिए, रम्मान की बात करते हैं। रम्मान को क्या है कि यूनेस्को ने 2009 में अमूर्त सूची में डाल दिया है। ठीक है, 2009 से यूनेस्को ने इसे अमूर्त सूची में डाला रम्मान। अब आप जाइए यूनेस्को की मूर्त और अमूर्त सूची देखिए कि भारत की क्या क्या चीज़ें उसके अंदर आती हैं। क्वेश्चन नंबर 88 देखेंगे। महाजनपद काल में भृगु कच्छ और ताम्रलिप्ति क्या थे? देखिए, भृगु कच्छ से समझ में आ रहा होगा कि गुजरात का कोई होगा, कच्छ है। ताम्रलिप्ति क्या थे? देखिए, 2 बंदरगाह थे। ये कहाँ था? ये पश्चिम बंगाल में था। भृगु कच्छ जो है गुजरात में था। ये बंदरगाह थे, बंदरगाह शहर थे। ठीक है, उत्तर वैदिक काल के दौरान इनका और उदय हुआ था। महाजनपद काल का कब हुआ था? उत्तर वैदिक काल के दौरान उदय हुआ था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 89। देखिए, अब इसमें पूछा हुआ है, कन्नौज पर आधिपत्य के लिए त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ था। देखिए, गुर्जर प्रतिहाल, पाल और राष्ट्रकूटों के बीच में ये हुआ था। अब ये कब हुआ था? 8वीं से लेकर 10वीं सदी के बीच में ये हुआ था। तो आंसर होगा इसका सी। क्वेश्चन नंबर हम देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 90। निम्नलिखित में से कौन सा एक चोल साम्राज्य में प्रशासनिक क्षेत्रों के आकार की दृष्टि से अवरोही क्रम का
सही क्रम है। देखिए अवरोही क्रम, देखिए जैसे कि अब मैं बताता हूँ यहाँ पे अलग है, आप एक काम करिएगा, सूची बनाइएगा गुप्तमाला क्या कहते थे, और आपका मुगल काल में क्या कहते, सल्तनत काल में क्या कहते थे, और चोल काल में क्या कहते थे। तो देखेंगे पहले जो मंडलम होता था, ये इसमें कई जिले शामिल होते थे, मंडलम यानी कि मंडल वर्ड आप देखोगे मंडलम, ठीक है। दूसरा वलनाडु, वलनाडु यानी कि एक जिला होता था, उसके बाद नाडु यानी कि तहसील, और कुर्रम मतलब एक तरह से गांव। तो इसका आंसर होगा बी, सही आंसर बी होगा। चोल साम्राज्य में एक और बात थी कि देखिए यहाँ पर जो स्थानीय एक तो इसमें केंद्रीय प्रशासन जो है बहुत ज़्यादा नियंत्रित रखता था, सब पे केंद्रीय नियंत्रण बहुत अधिक था, और ये जो स्थानीय शासन था उसको भी खूब इन्होंने आज़ादी दे रखी थी, इसी तरह इसीलिए इन्होंने कुर्रम का गठन कर रखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि मराठा महान सेनापति, उन्हें विंध्य से आगे मराठा साम्राज्य का विस्तार करने का श्रेय दिया जाता है, और मालवा बुंदेलखंड गुजरात पुर्तगालियों के विरुद्ध अपने सैन्य अभियानों के लिए जाना जाता है। उपयुक्त परिच्छेद में किसका वर्णन किया गया था? बालाजी बाजीराव जो थे, बाजीराव प्रथम जो थे, उन्होंने एक श्रेय दिया जाता है क्योंकि ये मराठा सेनापति थे, वे विंध्य से आगे जाके मराठा साम्राज्य का इन्होंने विस्तार किया था। इसका आंसर होगा बी, बालाजी प्रथम इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 92 देखेंगे, मध्यकालीन भारतीय इतिहास में दीपांकर और संतरक्षित क्या है? देखिए दीपांकर और संतरक्षित है आपके बौद्ध विद्वानों को कहा जाता है, तो बौद्ध विद्वान होंगे, आंसर होगा बी इसका सही। क्वेश्चन नंबर हम 93 देखेंगे, अशोक की धम्म नीति के बारे में। देखिए अशोक की धम्म नीति थी भैया, एक ही बात पर चलती थी, जियो और जीने दो, अहिंसा का पालन करो, दूसरे धर्मों का सम्मान करो, किसी को मारो मत, शुद्ध आचरण फॉलो करो, अगर आप आचरण फॉलो करोगे तो आपको स्वर्ग की प्राप्ति होगी, इस तरह की बात कही जाती है। स्टेटमेंट 1 देखेंगे कि इसे संप्रदायवादी माना जा सकता है। देखिए ये सभी धर्मों की बात, सम्मान की बात कर रहा है, संप्रदायवादी नहीं था, तो ये गलत हो जाता है। क्वेश्चन में भी गलत पूछा, तो देखिए एक तो गलत हो गया, ठीक है। अब दूसरा देखेंगे कि इसका मानना था कि यदि लोग भला आचरण करेंगे तो वो स्वर्ग जाएंगे और निर्वाण प्राप्त करेंगे। देखिए निर्वाण जो है ऐसे प्राप्त नहीं, वो स्वर्ग में जाएंगे जो कि सही आचरण फॉलो करेंगे, तो आचरण फॉलो करने वाले हैं स्वर्ग जाएंगे, तो ये भी गलत होता है, आंसर होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 94। देखिए वैज्ञानिकों ने पार्थेनोजेनेसिस एक माध्यम से अलैंगिक प्रजनन करके एक फ्रूट फ्लाई को आनुवांशिक रूप से संशोधित किया है, इसमें से कौन सा? देखिए एक ये प्रोसेस होती है, इस प्रोसेस के अंदर में क्या होगा मैं आपको यहाँ समझाता हूँ। देखिए एक होती है ऑटो मिक्सिस होती है, दूसरी होती है एपोमिक्सिस। ऑटोमिक्सिस और एपोमिक्सिस में क्या अंतर है? देखिए ऑटोमिक्सिस में क्या होता है, माता का डीएनए जो होता है, मादा जो उसकी माँ है उसका जो डीएनए वो थोड़ा सा चेंज होकर बच्चे को जन्म देता है। ये संतान माँ के क्लोन जैसी होती है, ना कि पूरा क्लोन नहीं होता, ये क्लोन जैसी होती है, ठीक है। और जैसे ऐसी जो प्रक्रियाएं वो किस में पाई जाती है, जैसे कि सार्क जैसी प्रजातियों में ऐसी प्रोसेस पाई जाती है। और ये कैसे करते हैं? ये एक अलैंगिक प्रजनन, अनिषेचित अंडे से, यानी कि अनफर्टाइल एग से ही ये प्रेग्नेंट हो जाती हैं, ठीक है, भ्रूण अपने आप में विकसित कर लेती हैं। तो इसके अंदर तो ये आते हैं जैसे कि सार्क, यानी कि नॉट प्रॉपर क्लोन नहीं होता है, डीएनए में चेंजेस होते हैं। एपोमिक्सिस क्या है? एपोमिक्सिस कॉपी एंड पेस्ट है, लाइक कॉपी एंड पेस्ट, बिल्कुल कॉपी टू पेस्ट हो जाता है इसके अंतर्गत। ऐसे ये कहाँ पे पाया जाता है? ये वृक्षों में, पेड़ पौधों में ये विशेषता पाई जाती है। अब आप देखेंगे कि इसमें देखेंगे आनुवांशिक रूप से जैसे कि स्टेटमेंट में फ्रूट फ्लाई में पाई जाने वाला लैंगिक प्रजनन विधि फ्रूट फ्लाई में नहीं भैया, अलग भी पाई जा रही है। संतति पैदा करने के लिए शुक्राणु द्वारा अंडाणु निषेचन, मैंने आपको बताया कि अनिषेचित अंडे की जरूरत होती है, ये भी गलत होता है। यह अलैंगिक प्रजनन प्रक्रिया जिसमें मादा बिना निषेचन के भ्रूण विकसित कर लेती है। देखिए बिना निषेचन यानी कि अनिषेचित अंडे के द्वारा, बिल्कुल सही है। पौधों में नहीं, आनुवांशिक संशोधन तकनीक नहीं है, तो ये गलत होगा, आंसर होगा इसका सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 95।
इंडस वैली सिविलाइजेशन से है। अर्थव्यवस्था के संदर्भ में पूछा हुआ है, यहाँ के लोग पशुपालक का कार्य करते थे। बिल्कुल सभी को पता है। देखिए यहाँ पर पशुपालन का कार्य, वहाँ पे आपको टेराकोटा की चीज़ें मिली हैं, मिट्टी की चीज़ें मिली हैं, टेराकोटा की हड्डियों के अवशेष मिले हैं, मोहरें, ताबीज, हल मिले हैं। हल मिले हैं तो इसका मतलब पशुपालन जानते हैं, किसान खेती भी जानते होंगे साथ में, तो ये तो इसका सही है। यहाँ पर सिंचाई की व्यवस्था मिली है, जैसे कि नहरें, बांध, जलाशय, कुएं आदि की उन्नत सिंचाई प्रणाली मिली है। यहाँ पर आपके क्या क्या फसलें बोई जाती थी, यहाँ पर गेहूँ, जौ, मटर, तिल, मसूर और कपास आदि के बारे में ये लोग जानते थे। चावल नहीं है यहाँ पे, ठीक है। तो अब देखेंगे, अब सेकंड स्टेट में उन्हें हल के बारे में पर्याप्त ज्ञान न होने की वजह से कृषि उत्पादकता कम हो गई थी। भाई पर्याप्त ज्ञान क्यों नहीं था? यहाँ पर टेराकोटा के दुनिया भर के आपने देखे होंगे, एनसीईआरटी में फोटो छपे हुए हैं, तो ये गलत होगा। आंसर होगा केवल एक इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर हम देखेंगे 96। नालायर दिव्य प्रबंधकम। नालायर दिव्य प्रबंधकम क्या है? एक ऐसी रचना जिसमें 12 अलवारों की रचित तमिल पद्यों का संग्रह। बिल्कुल सही है। इसमें 4000 जो पद्य हैं उनको संकलित किया गया है। किसको? 4000 पद्यों को इसमें संकलित किया गया है। तो स्टेटमेंट एक सही है। दूसरा, इसके वर्तमान स्वरूप का संकलन नाथ मुनि मंगल द्वारा किया गया था। बिल्कुल सही है। इसे 9वीं से 10वीं शताब्दी के बीच में किया गया था। स्टेटमेंट आंसर सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 97। भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर अपभ्रंश शब्द का सर्वोत्तम वर्णन क्या है? देखिए संस्कृत साहित्य का शास्त्रीय रूप। भाई अपभ्रंश क्या है? भाषा से संबंधित है, शब्द से संबंधित है, भाषा से संबंधित है, तो साहित्य कोई मतलब नहीं है। हिंदू धार्मिक ग्रंथों की पवित्र भाषा, गलत है। प्राचीन भारत में प्रचलित मंदिर स्थापत्य शैली। भाई मंदिर से तो जुड़ता ही नहीं है। अब बचता ये आंसर होगा, मध्यकालीन भारत में प्रयोग की जाने वाली लोक भाषा, लोगों के द्वारा यूज की जाने वाली भाषा थी ये। क्वेश्चन नंबर 98 देखेंगे, साहित्यिक कृति कीर्तन घोष की रचना किसके दिया है? एनसीईआरटी में दिया हुआ है, शंकर देव ने इनकी रचना की है। अब वल्लभाचार्य के बारे में बता देता हूँ। ये 1479 से 1531 तक रहे थे। इन्होंने श्री सुमोधिनी, तत्वद्वीप निधि, दिव्य दर्शन, नवदस श्लोकी लिखी हैं। ये शुद्धाद्वैतवाद में विश्वास करते थे, यानी कि ब्रह्मा और संसार में कोई भेद नहीं है। शुद्धाद्वैतवाद, कोई भेद नहीं है। परम सत्य जो है, परम ब्रह्म जो है, उनको कृष्ण को ये मानते हैं ब्रह्म, वल्लभाचार्य जी। अब क्वेश्चन नंबर देखेंगे 99। सम्राट अकबर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उनका राज्याभिषेक 13 वर्ष की आयु में किया गया था। बिल्कुल सही है। उसने हेमू के विरुद्ध पानीपत की तृतीय युद्ध में भाग लिया। गलत बात, तृतीय नहीं, पहली बात तो सेकेंड वॉर थी इसमें, और ये गलत हो गया। उसने हल्दी घाटी का युद्ध स्वयं लड़ा था। भाई स्वयं नहीं लड़ा था, इनकी तरफ से आमेर के राजा मानसिंह गए थे, उन्होंने नेतृत्व किया था, वो लड़े थे, और महाराणा प्रताप के बीच में लड़ा गया था। कब लड़ा गया था ये वाला हल्दी घाटी का युद्ध? ये 18 जून 1576 को लड़ा गया था। अब उसके बाद में जैसे तृतीय युद्ध की बात ये कर रहा है, ये तृतीय नहीं था, सेकंड था। ये कब हुआ था? 5 नवंबर 1556 को हुआ था, और ये 1556 में ही इनको 13 वर्ष की आयु में शासक बताया गया था। तो इसका आंसर होगा केवल एक सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 100। परंपरागत रूढ़िवादी दर्शन, सांख्य दर्शन, न्याय दर्शन, वैशेषिक। देखिए भारत में 6 दर्शन दिए गए हैं, सांख्य, न्याय, वैशेषिक, उत्तर मीमांसा, मीमांसा जैमिनी बोलते हैं, योग, है ना। आप इस तरह देखेंगे। अब आपको क्या पता चलेगा, जैसे सांख्य दर्शन है। अब सांख्य किसके द्वारा दिया गया था? सांख्य भाई कपिल मुनि द्वारा दिया गया था। सांख्य कपिल मुनि के द्वारा दिया गया था। ये किस में विश्वास करता था? द्वैतवाद में। आत्मा और ब्रह्म अलग अलग हैं, ठीक है, द्वैतवाद में विश्वास करता था। यानी कि ये क्या कहता था? वास्तविक ज्ञान से ही मोक्ष। आप सुन लीजिए बस, सांख्य दर्शन कहता है कि वास्तविक ज्ञान से ही मोक्ष प्राप्त होगा आपको, ठीक है। तो इस स्टेटमेंट सही है। वास्तविकता में द्वैत प्रकृति का था, प्रकृति और पुरुष में विश्वास करता था। बिल्कुल सही है। न्याय दर्शन की हम बात कर लेते हैं। ईश्वर ब्रह्मांड को रचयिता, संरक्षक और विनाशक मानता है। बिल्कुल सही है। इसके न्याय दर्शन किसने दिया था? गौतम ने दिया था, ऋषि गौतम ने दिया था। ये कहता था कि प्रामाणिक ज्ञान से ही मुक्ति मिल सकती है। न्याय क्या कहता है? प्रामाणिक ज्ञान के से ही न्याय की मुक्ति मिल सकती है। वैसे से क्या है? इसके अनुसार ब्रह्मांड में परमाणु चरित्र की पहचान से मोक्ष संभव है। वैसे से किसने दिया था? महर्षि कनाद ने, ठीक है, ये याद रखना, महर्षि कनाद ने। ये क्या कह रहे हैं? ये ईश्वर में विश्वास कर रहे हैं। इन्होंने कहा कि ब्रह्मांड किससे बनाया? 5 चीज़ों से इन्होंने ब्रह्मांड को बनाया, जैसे कि पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि और आकाश, ठीक है। ये कर्म सिद्धांत में विश्वास करता है। कौन सा?
कर्म सिद्धांत की ये बात करता है। उसके बाद जो आपका बचता है वो बचता है योग। योग क्या है? योग आपको दिया है पतंजलि ने। ये क्या है? ध्यान लगाओ भाई मोक्ष मिल जाएगा। अब देखिए योग तो ध्यान लगाने की बात ही करता है, मोक्ष मिलना संभव है, ध्यान लगा लो। उसके बाद में कहता है मीमांसा। मीमांसा ये किसके द्वारा? जैमिनी ने दी थी। और इसमें क्या है? अनुष्ठान के निष्पादन किससे मोक्ष मिलेगा? यानी कि वेदों पे विश्वास करते थे, वेदों के हिसाब से अनुष्ठान करो, जीवन वही है, जी वेदों से जियो। न्यायिक वैशेषिक दर्शन इसमें शामिल किया था इन्होंने। उसके बाद आता है आपका उत्तर मीमांसा, या फिर आ जाता है वेदांत। ठीक है, इसमें क्या? इसका आधार वेद या उपनिषद माने जाते हैं। इसने आध्यात्मिक दर्शन जैसे ब्रह्म, आत्मा और संसार पर बल दिया। 3 भागों में विभाजित किया, ब्रह्म, आत्मा और संसार में। देखिए आज का वीडियो कंप्लीट हुआ। आप लोग जितने भी लोग नए होंगे @dreamcsc टेलीग्राम चैनल है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, आप ज्वाइन कर लीजिएगा प्लीज़। और आपको अगर कोई भी डाउट होता है तो आप कांटेक्ट करिए, मेल आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, और वीडियो पे फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। ठीक है, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का।